रॉ का ये काम नहीं है जो हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि रॉ का एजेंट कोट पहन के गया, चश्मा लगाया और वहाँ पे गया ठाए ठाए। तो ये काम नहीं है रॉ का? नहीं, रॉ इज बेसिकली करेक्टिंग डाटा। रॉ का ये काम नहीं है कि जाके बम फोड़ेगी या जाके किसी को रेस्क्यू करेगी, दैट इज नॉट देयर पार्ट। मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक पर्टिकुलर माफिया है जो शार्क फिन्स के ऊपर बहुत सारा बिजनेस करता है, तो हम उसको देखने गए थे। हम चाहते थे उसको एक्सपोज करें, तो पता नहीं उस माफिया को कैसे पता चल गया कि हम लोग कुछ कैमराज, स्पाई कैमराज हैं हमारे पास, उसने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया 3 दिन के लिए। तो लेकिन वो एक ऐसी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग हुई कि उस माफिया के साथ कि मुझे आज भी ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि वो मेरा साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा इन्फॉर्मेंट है। ओके। ये जो पूरी प्लानिंग की गई वो बबलू श्रीवास्तव ने जेल में बैठ के की। जो बरेली, बबलू श्रीवास्तव एक अंडरवर्ल्ड फिगर है और उसने जेल में बैठ के ये पूरी प्लानिंग रची कि किस तरीके से हाफिज़ सईद के ऊपर हमला हो। Yet another episode of my podcast, and as I'm already very excited for this one, this is with a very amazing guest with us, Mr. Ambar Sharma. Hello sir, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अभी यहाँ आके और बढ़िया होती जा रही हूँ। तो I'll give a little introduction about sir, and obviously I cannot tell everything about you, but a very little introduction for the people who don't know. Sir is a wildlife photographer, but and a very exciting part that he's also an investigative filmmaker, and इन्होंने more than 1.5 decades से ज़्यादा इस फील्ड में काम किया है, इतनी सारी investigations करी हैं around mafia, around all those big mafias that you can think of, and I'm very excited to know much more about it, about your life journey, how it has been throughout अभी तक। मेरा पहला question will be, आपने बोला बहुत लंबी है आपकी लाइफ जर्नी, बट फिर भी मुझे पूछना है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। मतलब सबको, आई थिंक एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, बट सच में उस चीज़ में रियल लाइफ में पढ़ना बिना डरे, हाउ डिड दैट स्टार्ट? अच्छा, जैसे ये बात सच है, मेरी लाइफ की जर्नी बहुत लंबी है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन है, बहुत बम्पी राइड रही है मेरी लाइफ की। लेकिन मैं बहुत एडवेंचर रहा हूँ शुरू से, तो इसलिए इस लाइफ को मैंने उस प्रकार से जी पाया। अब आपने कहा कि बहुत रिस्की है, तो किस सेंस में आप पूछ रहे हो? वाइल्ड लाइफ को रिस्की पूछ रहे हो या जो माफिया या जो क्राइम है उसको रिस्की कह रहे हो? दोनों बहुत रिस्की है। आई डोंट थिंक मैं किसी को एक ऊपर नहीं रख सकती, दोनों ही बहुत रिस्की चीज़ें हैं। वाइल्ड लाइफ इज़ स्पॉन्टेनियसली बहुत रिस्की, एंड माफिया एंड एवरीथिंग, वो लाइफ थ्रेट इतना बड़ा रिस्क है। तो दोनों रिस्की चीज़ों को आप कैसे साथ में लेके चल रहे हो? देखो, वाइल्ड लाइफ को मैं रिस्की नहीं मानता। वाइल्ड लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि जंगल में आप जितना टाइम बिताएंगे, जंगल को मैं, जो किताबों में भी लोग लिखते हैं या बड़े बड़े फिलोसफर लिखते हैं कि जो फॉरेस्ट है इज़ अ मदर नेचर। तो मदर नेचर में जहाँ मदर आ गया, जहाँ माँ का शब्द आ गया, तो वहाँ आपको उससे कोई ख़तरा नहीं है। वाइल्ड लाइफ में एक सबसे बड़ा ख़तरा है, वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम। जब आप वाइल्ड लाइफ क्राइम की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ख़तरा होता है। वाइल्ड लाइफ से आपको कोई ख़तरा नहीं है, जंगली जानवर जो वन्य जीव है उससे आपको कोई ख़तरा नहीं है, वो आपके उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने अच्छे आप और हम इस समय बात कर रहे हैं। आप वाइल्ड लाइफ में अगर जानवर के साथ समय बिता रहे हैं तो कुछ टाइम में जानवर भी आपको पहचानने लगते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप घर में कोई पपी लेके आएँ, थोड़े दिन वो आपसे बच के भागेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसके साथ फ्रेंडली होते चले जाते हैं वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाता है। तो वाइल्ड लाइफ कहीं भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ, जो शायद बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है वो अराउंड $10 बिलियन की इंडस्ट्री है एक साल की। हम वाइल्ड लाइफ क्राइम में जो जनरली इंडिया में लोग समझते हैं वो ज़्यादातर या तो हाथी दांत को समझते हैं या फिर टाइगर की स्किन को, जो शेर की खाल, जिसको बाघ की खाल, असल में टाइगर इज़ बाघ और लायन इज़ शेर, लेकिन लोग टाइगर को शेर बोलते हैं। तो जो बाघ की खाल है, टाइगर स्किन, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इन दो चीज़ों से भी बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ
क्राइम है। वाइल्ड लाइफ क्राइम इतना बड़ा है कि वो $10 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुका है आज की तारीख में। इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि एजोटिक बर्ड से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है जो वाइल्ड लाइफ की है। तो अगर आप जब उसको कवर करोगे तो वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, वाइल्ड लाइफ कभी नहीं है। मैंने इससे रिलेटेड, अब मैं क्वेश्चन फॉलो अप कर रही हूँ, बट इससे रिलेटेड ही आई ऑल्सो सॉ कि स्नेक वेनम का भी बहुत वो होता है आजकल ट्रेड। स्नेक वेनम का ट्रेड आज से नहीं है, वर्षों से है, काफ़ी समय से है। और इसके लिए बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ तक कि इंडिया में भी स्नेक फार्म्स हैं जो बाकायदा वेनम एक्सट्रैक्ट करते हैं और मेडिसिन्स में वो यूज़ होता है। लेकिन जैसे ऐसे समझ लें कि जैसे हीरे की खदान में भी एक लाइसेंस होता है, हीरे की खदान में एक नॉन लाइसेंसिंग हीरे की खदान होती है। तो जो नॉन लाइसेंसिंग हीरे की खदान होती है उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, लेकिन वो हीरा भी बाज़ार में बिकता है। तो वैनम को भी आप, स्नेक वैनम को भी ये समझे कि एक तरफ तो लीगलाइज लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ इलीगल लोग इलीगल वे में भी काम कर रहे हैं। वो भी उतने ही पैसों में बिक रहा है जितने पैसों में एक ओरिजिनल जा रहा है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड फॉलो अप नहीं है। और उसमें जो इलीगल वैनम एक्सट्रैक्शन है उसमें ऐसे समझें कि जो लागत है वो कम आती है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से को एम्प्लॉय करते हैं जो जो कुछ पैसों के लिए इस काम को कर लेते हैं कि सांप पकड़ते हैं, वैनम इकट्ठा करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वैनम का होगा क्या। जब तक अंटिल अनलेस दे कम टू नो, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। बट आपने बोला कि जैसे वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ से रिस्क नहीं है, बट इस क्राइम से रिस्क है। एग्जैक्टली, वाइल्ड लाइफ में मैं इंक्लूडिंग मरीन लाइफ की बात कर रहा हूँ। मरीन लाइफ जिसमें हम समुद्र वाली वन्य जीव हो गए, ओशियन लाइफ हो गए, वो भी वाइल्ड लाइफ का ही हिस्सा आता है। उसमें भी सबसे बड़ा जो बिजनेस है जो मैं कहता हूँ कि वो शार्क फिन्स का है। ओके। शार्क फिन्स, जो शार्क्स होते हैं उनके फिन्स होते हैं, उसको शार्क्स इलीगली मारी जाती हैं। बाकायदा जो मरीन सेंचुरीज़ हैं उसमें लोग घुसपैठ करते हैं और उसमें शार्क्स को मारा जाता है। और शार्क्स को मारने के बाद उनको उनके फिन काटे जाते हैं और उनको तड़पता हुआ समुद्र में छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जो फिन्स हैं वो बहुत सारे डेलिकेसी कुजीन में यूज़ होते हैं, चाइना और ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसके अलावा एक और फिश है जिस नेपोलियन वर्स करके उस फिश का नाम है। उसके लिप्स थोड़े मोटे होते हैं फ़िश के, और उस फिश को भी पकड़ते हैं, उसके लिप्स काटे जाते हैं और वो जो लिप्स हैं वो कुजीन में डेलिकेसी समझी जाती है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम से सिर्फ हम जो जंगल देख रहे हैं, जो हमने देखा है लोगों को, जो आम भाषा में कहूँ तो आम भाषा में जो जंगल लोग समझते हैं कि कॉर्बेट रामनगर के पास है या फिर आसाम का काजीरंगा, वो एक जंगल है। नहीं, वाइल्ड लाइफ से मेरा मतलब है कि जो भी इंसान से अलग है मैं उसको वन्य जीव मानता हूँ। उसमें मैं इंक्लूड मरीन लाइफ भी करता हूँ। मरीन लाइफ को भी बहुत बड़ा थ्रेट है। कोरल लाइफ, कोरल्स खासकर जो आप मूंगा पहनते हैं, उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और कोरल धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे हैं। अगर कोरल ख़त्म हो गई तो जो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करके जो ओशन हमें, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जर्व करके हमें बैक टू ऑक्सीजन देता है, तो वो भी ख़त्म होगा। तो ओशियन भी वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। तो सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये क्राइम की, जिसको बहुत कम लोग कवर करते हैं। और साथ ही साथ इसके बारे में लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है कि एजोटिक बर्ड्स के बारे में भी नहीं पता है कि एजोटिक बर्ड्स की स्मगलिंग होती है। बहुत सुंदर सुंदर चिड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, फिर उनको दूसरे कंट्रीज़ भेजा जाता है लोग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वाइल्ड लाइफ में। करेक्ट हम वाइल्ड लाइफ पे वापस आएंगे आपकी एक्सपीरियंसेस पे, बट द क्वेश्चन वाज कैसे दिस फील्ड, बोथ दीज फील्ड्स फैसिनेटेड यू। मदर अर्थ हमें समझ आ गया, द लव यू हैव फॉर नेचर, द लव यू हैव फॉर वाइल्ड लाइफ, बट द माफिया फील्ड, द इन्वेस्टिगेटिव फील्ड, वो कैसे, कब से आप इसमें हो? वी नो मोर देन 1.5 decades, बट कब से, कैसे, यहाँ कैसे पहुँचे हो? देखो, करियर की शुरुआत मैंने कान्हा नेशनल पार्क से की थी 2003 में। ओके। वहाँ पे एक रिज़ॉर्ट होता था, मोगली रिज़ॉर्ट, जो आज भी है, जिसका नाम अब बदल के जंगल किंग हो गया है। वहाँ से मैंने शुरुआत की और इसका श्रेय जो जाता है वो कमालुद्दीन को जाता है। खैर, मैं शुरू से कुछ अलग प्रवृत्ति का इंसान रहा। मैं बहुत क्या कहते हैं, इम्पल्सिव हूँ। मुझे हर चीज़ मतलब कि जानने का बहुत उत्सुक रहता हूँ। तो वहाँ से मेरा वाइल्ड लाइफ करियर शुरू हुआ सब।
और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा। 2004 आते आते मैं कैमरा के प्रति आकर्षित हुआ। वहाँ मैंने लोगों को फ़ोटोग्राफी करते देखा। तो तब डिजिटल के कैमरा नहीं थे, तब फिल्म्स कैमरा होते थे। फिर 2004 में मैंने कैमरा को समझना शुरू किया। फिर जब फ़ोटोग्राफी में मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया, तो 2007 8 आते आते मैंने सोचा कि शायद मैं फ़ोटोग्राफी के माध्यम से मैं कहानी अपनी नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि फ़ोटोग्राफी के मेरे जो पिक्चर्स हो गए या दूसरों के जो पिक्चर्स हो गए वो एक गैलरी तक सीमित रह जाते थे। तब तक फेसबुक भी नहीं था और उस टाइम पे आप गैलरी तक ही सीमित थे। जो फ़ोटोग्राफी गैलरीज़ होती हैं या जो आर्ट फेयर्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो भी एक सीमित ही हो जाता था कि मैगज़ीन्स के थ्रू कह लें या आर्ट गैलरीज़ के थ्रू कह लें। आप अपनी बात नहीं कह पाते थे, उतना एजुकेशन नहीं दे पाते थे कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ पोचिंग के शॉट दिखाए, वो मैगज़ीन्स में भी आए, वो आर्ट गैलरीज़ में भी गए और दुनिया भर के न्यूज़पेपर में भी छपे, लेकिन वो जो विजुअल इम्पैक्ट आपको वो स्टोरी टेलिंग के साथ करता है, वो शायद फ़ोटोग्राफ इतनी जल्दी नहीं इम्पैक्ट कर नहीं करते हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफी जो है वो एक आर्ट है जिसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप कभी भी आर्ट गैलरीज जाइए या आर्ट फेयर्स में जाइए, बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो जस्ट इसलिए आते हैं कि उन्हें एक फेयर अटेंड करना है। उन्हें वो कभी किसी से बात करके नहीं पूछेंगे कि ये स्कल्पचर आपने क्यों बनाया है, इसके पीछे का थॉट Correct. क्या है, ये फ़ोटोग्राफ है तो इसके पीछे का थॉट क्या है। तो जनरली 90% पीपल ऐसे कि वो एक ग्लिम्स लेते हुए चले जाते हैं। अब आजकल तो इंस्टाग्राम के लिए जाते हैं, पहले तो ग्लिम्स के लिए जाते थे। तो आप अपनी बात नहीं कह पाते हैं कि आप समझा नहीं पाते हैं विजुअल के, वो इतना स्ट्रॉन्ग विजुअल नहीं रहा फोटोग्राफ को, मेरे को ऐसा लगा। तो मैंने सोचा कि अगर स्टोरी टेलिंग करनी है तो क्यों ना डॉक्यूमेंट्री की जाए। तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्री में मैं आया। पहले लाइन प्रोडक्शन शुरू किया समझने के लिए। फिर मेरी जो पहली डॉक्यूमेंट्री थी वो स्नो लेपर्ड्स पे थी, जो मैंने 2009 में शुरू की थी। लद्दाख में उले करके एक विलेज है जो कभी फेमस नहीं था। मेरी डॉक्यूमेंट्री के बाद आज शायद मैंने वो डॉक्यूमेंट्री 2010-11 में फ़िनिश की थी, 2-2.5 साल लगे थे। और उसके बाद वो गांव बहुत फेमस हुआ उले। आज की तारीख में जितने स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन होते हैं वो सब उले में होते हैं। तो शायद उले में जाने वाला 2008 के आसपास कुछ ही व्यक्तियों में से एक मैं था। और जब मैं उस गांव में गया था उले में, तो उस समय वहाँ की पॉपुलेशन जो थी उले की, वो मात्र 20 लोगों की पॉपुलेशन थी। आज क्या है ये मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा लोगों से कि क्या पॉपुलेशन है उले लद्दाख की। तो वो एक था कि स्टोरी टेलिंग मुझे करनी है। फ़ोटोग्राफी मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा, उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो मुझे ऐसा लगा कि मूविंग विजुअल से फ़िल्म के माध्यम से मैं ज़्यादा कह पाऊँगा। और मेरा फोकस था कि हमेशा शुरू से कि लोगों को जागरूक किया जाए, एजुकेट किया जाए किसी भी चीज़ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम को हिंदी लैंग्वेज में कवर करने वाले बहुत कम लोग हुए, और मैं समझता हूँ हुए ही नहीं है, क्योंकि सबने इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने का सोचा। क्योंकि वो हमें एग्जैक्टली अगर हमारी डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनली अक्लेम्ड हो रही है तो हमें मनी भी मिल रहा है, अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। और लेकिन इंडिया में डॉक्यूमेंट्री का बहुत छोटा सा मार्केट है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा रिस्क लिया, जो थोड़ा सा सक्सेसफुल भी हुआ। और जो मेरा एक सोच थी कि लोगों को एजुकेट किया जाए, कि बताया जाए कि वाइल्ड लाइफ क्राइम क्या होता है। और आज बहुत लोग जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्राइम क्या होता है। वो टाइगर और एलिफेंट तक सीमित नहीं रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ चीज़ों में पता चला है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम क्या है। करेक्ट करेक्ट। ये तो वाइल्ड लाइफ का था, आपका माफिया का कहाँ से चालू हुआ? देखो माफिया का वाइल्ड लाइफ से ही शुरू हुआ, क्योंकि जब आप वाइल्ड लाइफ क्राइम कवर कर रहे हो, जिसमें आप वाइल्ड लाइफ माफिया को एक्सपोज कर रहे हो। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं वियतनाम में था, मैं उस माफिया का नाम नहीं लूँगा। और मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कि एक पर्टिकुलर माफिया है जो शार्क फिन्स के ऊपर बहुत सारा बिजनेस करता है। वो स्टॉक फुटेज भी है, कई जगह वो यूज़ भी होता है कि एक छत के ऊपर बहुत सारे शार्क्स फिन रखे हुए हैं, सूख रहे हैं। तो हम उसको देखने गए थे। हम चाहते थे उस माफिया की ग्लिम्स मिले, हम उसको एक्सपोज करें। तो पता नहीं उस माफिया को कैसे पता चल गया कि हम लोग कुछ कैमराज, स्पाई कैमराज हैं हमारे पास। उसने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया 3 दिन के लिए। और मेरी एक आदत है, जब भी मैं कुछ ऐसा कवर करने जाता हूँ तो मैं अपने पासपोर्ट्स या अपनी आईडीज़ या मेरे कैमरामैन की आईडीज़
जो है मैं होटल में छोड़ के जाता हूँ, हम्म। क्योंकि इंडियन पासपोर्ट है तो वो आपको ज़्यादा सीरियस लेंगे नहीं, वो आपके ओके। लिए लाइट थ्रेटनिंग हो सकता है। तो जनरली उसने जब हमें पकड़ लिया तो उसने थोड़ा हमें डराया धमकाया, तो मैंने उससे कह दिया कि आई एम अ ब्रिटिश नेशनल, ओके। मेरे पास यूके पासपोर्ट है। तो आप जब कभी यूके या यूएस बोल दे तो सामने वाला घबरा जाता है कि पूरी गवर्नमेंट, इनका कोई नागरिक गया हम्म। तो ये पीछे पड़ जाएंगे। तो वहाँ मेरा ये थॉट था कि इसको ये कहना है कि मैं उस कंट्री का नेशनल हूँ जिस कंट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट दुनिया भर में है। हम्म। तो उसने जब मुझसे पूछा आप कौन से कंट्री, पहले तो बहुत डराया वो। हाउस अरेस्ट में कितने लोग थे आप लोग? मैं और मेरा कैमरामैन, 2 लोग, मेरा और उन्होंने? कैमरामैन इंडियन था, विदेशी नहीं था, वो डर गया बेचारा, ही पीड इन हिज पैंट, बोला सर हम्म। आपके साथ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो पहला प्रोजेक्ट आपके साथ करने आया, आपने तो मुझे माफिया में ही फंसा दिया, मैं तो सोचा था इतना इजीली शूट कर लेंगे। और मैंने कहा ऐसा, उसे भी शुरू शुरू में लगता है, सुन के बड़ी स्टोरीज होती है, बड़ी एडवेंचरस स्टोरीज लगती हैं, तो आदमी कहता है कि सर आपके साथ काम करना है। कई बार आपको भी लगता है कोई इतना बोल रहा है तो लेके चलो, तो मैं उसको लेके गया। और उसकी किस्मत ख़राब कि उस दिन बाई चांस माफिया ने हमें अरेस्ट, मतलब हाउस अरेस्ट कर लिया, और 3 दिन हमें थोड़ा सा डराया धमकाया कि फुटेज आप दो, हमारे कैमरास को जब्त किया। तो लेकिन वो एक ऐसी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग हुई कि उस माफिया के साथ, कि मुझे आज भी ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि वो मेरा साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा इन्फॉर्मेंट है। ओके। मुझे आज भी कोई साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी किसी से रिलेटेड खबर चाहिए तो मैं उसी माफिया को कांटेक्ट करता हूँ, उससे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और फिर उसके ऊपर कोई स्टोरी करता हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस हाउस अरेस्ट में? मतलब आई एम श्योर नॉट वेरी गुड रहा होगा। कुछ नहीं, डराया धमकाया, बगल में बंदूकें चलती थी ओके। डराने के लिए। कितना कैजुअली आप ऐसे बोल रहे हो, बगल में बंदूकें चलती थी। नहीं, वो वेपन्स मैंने लाइव में बचपन से देखे हैं। अच्छा। घर में वेपन्स थे हमारे यहाँ, ओके। और तो इस वजह से वेपन्स देखे थे, फैमिली के फ्रेंड्स में उनके यहाँ वेपन्स थे। वेपन से ऐसा नहीं है कि शूटिंग के लिए पर्पज़ से, क्योंकि मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, रॉयल फैमिली से हैं, उनका बेटा जो है वो इंडियन टीम में है, कई साल तक बंदूक चलाई है, तो मुझे बंदूकों से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि बचपन से ही मैं भी शूटिंग कर रहा हूँ, और मैं तो खुद नेशनल लेवल पे शूटिंग खेला हूँ, तो क्या इसलिए बात मुझे कभी वेपन से मुझे कभी डर नहीं लगा। और शायद इसी वेपन की वजह से जब वो वेपन चला रहे थे तो मैं उनको बता रहा था ये तुम्हारा, मेरे को खासकर पिस्टल्स का पर्सनली बहुत शौक है, और ख़ासकर कुछ पर्टिकुलर बोर के, जैसे .25 बोर मेरी बहुत फेवरेट पिस्टल्स में से मैं कहूँ, फेवरेट पिस्टल। ओके। बोर मैं कहूँगा, खासकर कॉल्ट की। तो तो वो जो पिस्टल्स उसमें रखी हुई थी उसके उसमें, तो मैंने कहा आई थिंक दिस इज़ योर दिस पर्टिकुलर मेक एंड दिस इज़ दैट मेक एंड दैट। तो वो जो Oh my माफिया था God. थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, बोला यू हाउ डू यू नो अबाउट इट। मैंने कहा आई डू शूटिंग फ्रॉम कैमरा, आई शुड डू शूटिंग विद गन ऑल्सो। तो वहाँ से एक जो मैंने लाइट मूवमेंट क्रिएट किया, तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ मिली है, इट इज़ यू, अप टू यू हाउ यू टैकल दिस सिचुएशन। फर्स्ट आई सेड आई एम अ ब्रिटिश नेशनल। अब ये पॉडकास्ट आपका अगर इंग्लिश लोग सुन रहे होंगे यूके वाले, तो वो मेरे ऊपर केस ना करें कि मैंने झूठ बोला, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला कि मैंने ये कहा कि मैं यूके नेशनल हूँ, और उन्हें पासपोर्ट वासपोर्ट चेक करने की हम पे था ही नहीं। मुझे ये पता, मैं मेरे सीधा सा है कि कभी भी आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, या सबको एडवाइस दूंगा जो भी सुने, जब भी आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने जा रहे हैं विदेश में, और आपको कभी भी ऐसा लग सकता है कि मेरे पे लाइफ थ्रेटनिंग कुछ हो सकता है, मुझे पकड़ा जा सकता हूँ, तो कभी भी आप अपनी असली नेशनलिटी ना बताएं। आप ऐसे देश की नेशनलिटी बताएं जो बहुत ही स्ट्रांग हो, जो अपने कंट्री के लोगों को बचाने के लिए मशहूर हो, कि पहुंच जाता हो कि FBI पहुंच जाएगी, CIA पहुंच Correct. जाएगी, MI6 पहुंच जाएगी। तो इसलिए मैंने सीधे, क्योंकि मेरा जो एक्सेंट थोड़ा सा है वो ब्रिटिश हार्ड एक्सेंट में लोग कहते हैं कि क्या, तो मैंने बहुत ब्रिटिशर्स के साथ काम किया, तो था थोड़ा सा टच आ गया अंग्रेज़ी में उस तरीके का, तो शायद वहाँ से उसको लगा कि ये देखने में तो हम इंडियन हैं ही, सबको पता चलता है कि इंडियन है, तो उसको शायद उस लैंग्वेज से और जो मेरा बोलने का एक दमदार तरीका था उससे, तो उसने हमें 3 दिन बंद रहा। दूसरे दिन हमें जब उससे वेपन्स पे मैंने लाइट मूवमेंट लिया, तो उससे फिर प्रोफेशनली बात हुई। जब प्रोफेशनली बात हुई, आई सेड कि you doing your job, I am doing my job is to expose all these things, and your job is to kill these things. Let me do my job, let do your job.
तो वो थोड़ा समझदार माफिया था। माफिया भी बहुत समझदार होते हैं। देखिए माफिया है तभी वो समझदार है, इसलिए माफिया है, तभी इतनी बड़ी एम्पायर चला रहा है। करेक्ट। कई हजार डॉलर की इन लोगों की एम्पायर होती है। और हम्म। जिस घर में हमें बंद रखा तो उसमें पता नहीं कितने कमरे थे। मैं तो वियतनाम का वो जगह भी नहीं बताऊंगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। हालोंग बे के पास हमें बंद रखा गया था। और होलोंग बे वो बहुत बड़ी जगह था, पैलेस से सा लगता था। और तीसरे दिन उसने हमें छोड़ा था। दूसरे दिन जब वो बात हुई, तीसरे दिन वो मुझसे खुश हुआ और बाकायदा उसकी मर्सिडीज़ हमें हमारे होटल छोड़ के आई हनोई में। और आज तक वो मेरे टच में है पर उसे इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं लगा कि उसको भी थ्रेट है अगर आप उसको उसको थ्रेट है, उसने हम मेरे से ये कहा कि आप मेरा फुटेज मत करिए, इसके बदले मैं आपको कुछ और बढ़िया चीज़ दूंगा। आ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इससे बड़ी चीज़ मिलेगी तो क्या है। उसने मुझे बहुत बड़ी स्टोरी कवर करने का मौका दिया था। पर उसका क्या इसमें बेनिफिट है? मतलब वो तो माफिया है, वो तो आपको वहीं पकड़ के रख सकता था। तो क्यों मैं उसका दामाद नहीं बनना चाह रहा था ना। आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस और द वे यू हैंडल द सिचुएशन उसी ने दैट दैट हेल्प, राइट? उस समय वो देखिए बहुत सारे माफियाज जो हैं वो मीडिया पर्सनल के रिस्पेक्ट करते हैं। ओके। ये सिनेरियो चेंज हुआ बहुत लेटर ऑन हम्म। कि माफिया मीडिया पर्सनल को किडनैप करता है, उनका कत्ल करता है, या उनके द्वारा किसी कंट्री को ब्लैकमेल करता है। ये लेटर ऑन स्टार्ट हुआ। अगर आप इतिहास उठा के देखें, जितने बड़े माफिया रहे वो हमेशा मीडिया वालों की रिस्पेक्ट की है। पर क्यों? एक एक थॉट है कि ये अपना काम कर रहे हैं, ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो कभी आपको उस सेंस में नहीं डराएंगे कि आपकी हत्या करेंगे। लेकिन ये पिछले 10 सालों में मैंने जो देखा है वर्ल्ड वाइड कि जितने बड़े माफिया हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हो गए, चाहे जेम्स माफिया हो गए, चाहे वो वाइल्ड लाइफ वाले हो गए, चाहे वो ड्रग्स में मेरा मतलब ये जो दूसरी टाइप की ड्रग्स होती हैं जिसमें एमएमडीए भी आता है, एलएसडी भी आती है, कोकीन की बात नहीं कर रहा, ये लोग बहुत हिंसक हो गए हैं। ओके। ये किसी को भी अपने रास्ते में आना पसंद नहीं करते हैं। ये पिछले 10-15 साल में देखा है मैंने, नोटिस किया। उससे पहले जो अगर आप माफिया के बारे में पढ़ें या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो किताबें लिखी हैं या फिल्म मेकर्स, आप उनसे पूछेंगे वो कहेंगे कि हमें कभी थ्रेट नहीं रहा। मुझे ये भी लगता है इसका एक ये भी रीज़न था कि जो पिछला टाइम था ना, दोज दे एक्चुअली वांटेड अ सॉर्ट ऑफ पीआर फ्रॉम द मीडिया पीपल। नहीं, पीआर कभी भी मीडिया नहीं करेगा। अगर अगर मुझसे आप पूछो तो मैं उस तरीके से पीआर नहीं दूंगा उनको जिस हिसाब से वो सोच रहे हैं। उसके पीछे मैं बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछता हूँ। ओके। अगर आप मेरे को कभी मैंने इतने सारे लोगों को इंटरव्यू किया है माफियाज को, और उसमें आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला कमेंट यही आता है कि मोगली बाबा, मुझे सब मोगली बाबा कहते हैं, या कि ये सामने वाले को बोलने नहीं देता है। तो मैं क्यों भाई तुमने अपनी बात कही, मुझे वो हजम नहीं हो रही, मैं तुम्हें क्यों बोलने दूंगा। मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। तो बहुत से लोगों को काउंटर क्वेश्चन नहीं पसंद आता है, यानी इवन लिसनर्स को। वो कहते हैं कि नहीं, सामने वाला माफिया ही बोलेगा, सामने वाला गैंगस्टर ही बोलेगा। अगर गैंगस्टर ये कह रहा है कि मैंने फला जगह ये काम किया और मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, तो मेरा काम है उसका झूठ पकड़ना, करेक्ट। और वो मैं करता हूँ। तो इसलिए आप कभी भी मेरे कमेंट बैक्स, मैंने जितने इंटरव्यूज़ किए हैं माफियाज़ के, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उसमें आप सबसे नीचे देखेंगे कि कमेंट में यही लिखा है कि ये सामने वाले को बोल नहीं देता है, ये तो अपनी बात कहता है। तो मेरा नेचर है कि मैं सबको काउंटर करता हूँ, बिकॉज ऑफ नॉलेज कह लें या बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड कह लें, कि मेरे को बहुत कुछ वो पता है जो शायद आम लोगों को नहीं पता। जब लोगों को नहीं पता होगा तो वो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, वो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो वो उनका पीआर हो जाएगा। राइट। मैं हमेशा काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। मेरी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होती है। करेक्ट। अगर मुझे आप किसी के बारे में पूछेंगे तो मुझे शायद जो आपने विकीपीडिया पे पढ़ा होगा उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझे पता होगा। राइट। तो जब लोग इंटरव्यूज़ किसी के करते हैं तो वो विकीपीडिया के माध्यम से करते हैं, या जो राइटअप्स लिखे गए हैं उसके माध्यम से करते हैं। उससे ज़्यादा उनके पास रिसर्च नहीं होती, क्योंकि उन्होंने वो रिसर्च करने का किया ही नहीं होता है, एफर्ट ही नहीं किया होता है। तो लेकिन मुझे उनके पर्दे के पीछे वाले लोगों का भी पता होता है कि इसमें कौन कौन लोग हैं, इनके नाम क्या है, इनका लीगल बिजनेस क्या है, इनका इलीगल बिजनेस क्या है, इनके रूट्स क्या हैं। तो इसलिए मेरे को बहुत से लोग मेरे से बात करने में कतराते हैं कि ये मैं कुछ ऐसा बोलूँगा पकड़ लेगा। करेक्ट। तो इसलिए बहुत सारे माफियाज मेरे को इंटरव्यू अब नहीं देना चाहते। ओके ओके, ठीक है।
तो ओके आगे बढ़ते हैं आपके हाउस अरेस्ट का वी गॉट टू नो. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जस्ट लाइक वी वर टॉकिंग येस्टरडे आल्सो हाफिज सईद के बारे में. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट हिम बट आई वुड ऑल्सो वांट कि आप एकदम बेसिक से इफ़ यू कैन एक्सप्लेन. वी नो कि हाफिज सईद लश्कर का वो है, हेड है, अभी भी हेड है, हेड हमेशा रहेगा, जब तक जिंदा है तब तक हेड है. पर जेल में से भी हेड है. जेल से ऑपरेट करना बहुत आसान है. हम्म. वो जेल में कहा गया, देखिए इसके ऊपर हमला हुआ. राइट. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. मेरी एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़ है जो यूट्यूब पे चलती है, जिसके 3 सीज़न आ चुके हैं. ओके. और मैंने पिछले 2 साल से उसके सीज़न भी नहीं किए हैं. 4th सीज़न लाने के लिए मैंने 2 साल पहले बोला था, लेकिन रिसर्च में और बहुत चीज़ों में टाइम लग गया. फिर मैंने वो यूट्यूब पे किया नहीं, क्योंकि मैं जो स्टोरीज़ कर रहा हूँ वो फैक्ट्स के साथ करता हूँ. कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, आईडीज़ होती हैं. फिर उसी स्टोरी को लोग कॉपी करते हैं, अपने चैनल्स पे चलाते हैं, और उसके बाद उन्हीं को कुछ छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स उन्हीं स्टोरीज़ को उठा के अपने एपिसोड्स बनाते हैं, जिससे मैं बहुत आहत होता हूँ कि मेरी रिसर्च को आप कॉपी कर रहे हैं Yeah. और उसको आप अपना बता के कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों को मैंने कॉपीराइट नोटिस भी भेजा. तो मेरी एक सीरीज़ है दास्तान कहानी अनसुनी, ओके. जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी. तो 2022 में मैंने एक एपिसोड किया था हाफिज़ सईद पे. तब तक हमला हो चुका था हाफिज़ सईद के ऊपर, जो ख़त्म करने की प्लानिंग की गई थी. पर हाफिज सईद का चैप्टर चालू हुआ है 2008 मुंबई अटैक से. उससे पहले से है. ओके. हाफिज़ सईद इज़ एक्टिव सिंस वेरी अर्ली 2000. ओके. मैं आपको ये सच बता दूं कि ये कुछ बड़े ग्रुप्स रहे, जैसे अलकायदा का नाम लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ ओसामा. या. हाफिज़ का नाम लश्कर. है, फिर सैयद सलालुद्दीन है. इन लोगों के नाम जनता जानती है, लेकिन इनके अलावा भी ऐसे स्लीपर सेल हैं, छोटे छोटे ऐसे आतंकी ग्रुप हैं जो मेजोरिटली काम कर रहे हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, और वो आजकल बहुत एक्टिव हो गए हैं. तो हाफिज़ सईद एक तरफ से लग रहा होगा कि नहीं काम कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए ये हाफिज़ सईद है, या हाफिज़ सईद का स्लीपर है सेल है. तो वो हाफिज़ सईद डिस्ट्रैक्ट, लोग इधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन स्लीपर सेल इधर काम कर रहा है. तो जो बहुत सारे कंट्रीज़ में जो स्लीपर सेल अटैक कर देते हैं, जो इतना मैसिव अटैक करते हैं, वो स्लीपर सेल से द्वारा होता है. तो ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिन पे नज़र रखनी जानी बहुत ज़रूरी है, और वो जनता भी नज़र रख सकती है कि सस्पिशियस क्या है. तो जैसा आपने हाफिज़ सईद के लिए कहा, तो हाफिज़ सईद UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी है. करेक्ट. उसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है, और उसके ऊपर 10 मिलियन डॉलर की बाउंटी भी है. है. तो इंडिया में इसने बहुत सारे अटैक कराए, ट्रेन ब्लास्ट कराए, यहाँ तक कि शायद इसका इन्वॉल्वमेंट वो पार्लियामेंट अटैक पे भी था, फिर ताज पे भी हमला हुआ था, उस पे भी इसका इन्वॉल्वमेंट था. तो इंडिया के खिलाफ इसने खुले तौर पे बोला है. और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की हिट लिस्ट में हो या इंडिया की वांटेड लिस्ट में हो, ये दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज़ की वांटेड लिस्ट में है और हिट लिस्ट में भी है. और जिसके सर पे 10 मिलियन डॉलर का इनाम होगा, उसके उसको बहुत लोग टारगेट करने की कोशिश करेंगे. तो केस चला, केस चल के दिखाया पाकिस्तान ने कि हमने इसको सज़ा दे रहे हैं और हम इसको जेल में डाल रहे हैं. लेकिन एक्चुअली में इसको जेल में नहीं डाला, इसको हाउस में, जो इसका लाहौर में एक जगह है जो इसका घर था, मैं नाम भूल गया, मस्जिद है, मदरसा है बीच में, मैंने अपनी किताब में भी उसके बारे में लिखा है, उसको वहाँ रखा. तो ये हिट लिस्ट में था. लेकिन जब ये किताब इसका हमले का एपिसोड मैंने 2022 में ऑलरेडी कर दिया था. तब तक मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं आई थी कि इसकी प्लानिंग कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, किस तरीके से हुई, ये कहीं स्टोरी नहीं आई थी. सबसे पहली स्टोरी मैंने ब्रोक करी थी अपनी दास्तान सीज़न से. उसमें मैंने 3 एपिसोड किए थे हाफिज़ सईद के, कि इसके ऊपर असासिनेशन कैसे प्लान हुआ. पहला एपिसोड हु आर द पीपल, ठीक है. how they get into contact. Second episode was on this planning. The third episode execution. ओके. जब मैं ये एपिसोड किए तो उस पर सेकेंड एपिसोड जब रिलीज़ हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे पे कम्युनिटी स्ट्राइक आया. ओके. दैट इज़ थ्रू पाकिस्तान. गवर्नमेंट ने वो एपिसोड
पूरा विड्रॉ कराया, क्योंकि उनके यहाँ ये जो किस्सा था, ये जो केस था, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन था। और मैं ऑलरेडी उन लोगों के नाम रिवील कर चुका था जो पाकिस्तानी थे, जो इसमें इन्वॉल्व थे. दे डोंट वांट दैट पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट शुड बी shown to shown. people, correct. और ये जो पूरी प्लानिंग की गई कि वो बबलू श्रीवास्तव ने जेल में बैठ के की. जो बबलू बरेली श्रीवास्तव कौन है? बबलू श्रीवास्तव एक अंडरवर्ल्ड फिगर है Okay. जो पिछले 27 साल से हिंदुस्तान की जेल में बैठा है. Mm-hmm. और उसने जेल में बैठ के ये पूरी प्लानिंग रची कि किस तरीके से हाफिज़ सईद के ऊपर हमला हो, हाफिज़ सईद को ख़त्म किया जाए. और 2022 में मैं ऑलरेडी एपिसोड कर चुका था, मई के मंथ में, अप्रैल या मई के मंथ में. कम्युनिटी स्ट्राइक आया, एक एपिसोड हटा, लेकिन 2 एपिसोड फिर भी अवेलेबल रहे, फर्स्ट एंड थर्ड. सेकंड पे उन्होंने Strike डाली. हाँ, सेकंड थर्ड पता नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड उनकी नज़र से कैसे बजा मुझे नहीं पता. देखा उन्होंने भी, क्योंकि मैं ये चीज़ एनालिस्ट में चेक कर सकते हैं, पता चल जाता है कौन सा एपिसोड किसके द्वारा कितनी बार देखा जा रहा है. तो सेकंड एपिसोड पे कम्युनिटी स्ट्राइक आई और यूट्यूब ने मुझे वार्निंग दी कि आप इस तरीके के एपिसोड नहीं. मैंने उस पर बहुत फाइट किया कि नहीं, मेरे को जो है, मैं अपना जो काम है वो कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है, आई कैन शो इट. तो वो बिकॉज दे आर बाउंड टू दी कंट्रीज लॉ, उनको अपने उस कंट्री में अपना काम चलाना है, तो उन्हें कंट्री के लॉ मानने पड़ेंगे. तो यूट्यूब ने मेरी नहीं सुनी, पाकिस्तान की सुनी, और वो सेकंड एपिसोड उड़ा दिया. फर्स्ट सेकंड आज भी अवेलेबल है. दिसंबर 2022 में ये न्यूज़ सेम फोटोग्राफ्स के कुछ वीडियोस जो मैंने चलाई थी, आज तक ने ब्रोक की मेरे से 6 महीने बाद. देन इट बिकम अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि तब तक पाकिस्तान दिसंबर में पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इसमें इंडिया की रॉ का हाथ है. Okay. और इसमें ये लोग इन्वॉल्वमेंट है, और उन लोगों के नाम मैं ऑलरेडी अपने एपिसोड में बता चुका था. और मैंने उसमें ये कहा कि ये रॉ का काम नहीं है, रॉ कभी भी किसी चीज़ पे हमला नहीं करेगा. रॉ का काम है डाटा इकट्ठा करना, उसको सबमिट करना गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट जो है उसको लीगल वे में जाके यूएन में वो सबमिट करती है और यूएन के थ्रू सैंक्शंस लगवाती है. रॉ का ये काम नहीं है जो हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि रॉ का एजेंट कोट पहन के गया, चश्मा लगाया और वहाँ पे गया, ठाए की ठाए. तो ये काम नहीं है रॉ का? नहीं, रॉ इज बेसिकली करेक्टिंग डाटा. आपकी वो जासूसी का वो पूरा डाटा कि कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, किससे हमें थ्रेट हो सकती है, दैट इज़ रॉ का. ये काम नहीं है कि जाके बम फोड़ेगी या जाके किसी को रेस्क्यू करेगी. दैट इज़ नॉट देयर पार्ट इज़ टू मेक असेट. उनका वो असेट बना सकते हैं वहाँ पे जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिले. उनका काम है डाटा कलेक्ट करना. उनको अगर ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल आप पड़ोसी देश हैं, मैं एक पड़ोसी देश हूँ, हम दोनों में अच्छे रिलेशन नहीं है, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं और वो न्यूक्लियर बॉम्ब आप मेरे पे फोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ बना रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आपको वो साइंस कहाँ से मिल रही है, वो टेक्निक कहाँ से मिल रही है, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से मिल रही है. ये सारा डाटा ड्रॉ करेगी जासूसी करके या कैसे करके. अभी आपने बीच में देखा होगा कि आईएसआई जो है बहुत कुछ हनी ट्रैप करती है. तो वो पैसे, उनके पास एक बजट होता है जिसमें से वो हनी ट्रैप करने पे खर्च करते हैं और वो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो डाटा इम्पॉर्टेंट है, वो आदमी इम्पॉर्टेंट है, उसमें उनको ये नहीं है कि वो हमला करेंगे या कुछ करेंगे. लेकिन आईएसआई का तरीका अलग है. आईएसआई के पास जो है टेरर नेटवर्क बहुत बड़ा है. जितने भी आतंकवादी हैं वो सब आईएसआई के नीचे काम कर रहे हैं. हमारे यहाँ जो गुंडे बदमाश या गैंगस्टर कह लें या माफिया कर लें, वो रॉ के नीचे नहीं आते हैं, वो लॉ के नीचे आते हैं. तो रॉ कभी भी किसी माफिया को यूज़ नहीं करेगी. माफिया जो है खुद कुछ करना चाहता है, वो बात दूसरी है, उसमें कोई फंडिंग नहीं मिलेगी उसे. तो ये जो किस्सा है हाफिज़ सईद का, उसको ख़त्म करने का 2 रीज़न थे. पहला, एक तो $10 मिलियन की उसकी बाउंटी थी, जो उसको ख़त्म करेगा $10 मिलियन मिलेंगे. प्लस अगर हम ये काम कर लेंगे तो हम एक तरीके से थोड़े से गुड बुक्स में आ जाएंगे, और इसका फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं हमारी सज़ा कम होने पे भी हो सकता है. अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हो सकता है कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए. बबलू श्रीवास्तव पिछले 27 साल से जेल में बंद है. बहुत दिमाग का बहुत तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और उसका आज भी जेल में रहने के बाद भी बहुत अच्छा नेटवर्क है.
तो ये जो कहानी शुरू हुई, ये शुरू होती है, मैंने पूरी कहानी जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि 2022 में अप्रैल में ही, 6 महीने पहले ही मैंने ये एपिसोड कर दिए थे। दिसंबर में ये पूरा पब्लिक हुआ, फिर न्यूज़ चैनल उसमें कूद गए, सबने अपनी वाहवाही की, एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं, लेकिन मोगली बाबा को सब भूल गए जिसने सबसे पहले किया था। फिर जब ये सब चीज़ें हो गई, इन चैनल्स ने अपने हिसाब से दिखाया, उसमें बहुत चीज़ें उन्होंने काट दी, वो पर्टिकुलर डिटेल नहीं थी उसमें, बस एक ही चीज़ रही कि इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ। 2000 उसी समय दिसंबर 2022 में मुझे एक दिमाग में क्लिक किया कि यार मेरे पास इतना डाटा है, मुझे एक एक चीज़ मालूम है कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो उस कहानी को हमने 2018 से दिखाया कि कैसे शुरू हुई। इसमें कैरेक्टर्स हैं अली बुदेश जो बहरीन का निवासी है, इंडिया में रह के पढ़ाई की, माफिया से है, दाऊद इब्राहिम का खास रहा। खास से मेरा मतलब है दाऊद इब्राहिम के साथ उसका उठना बैठना था, ऐसा नहीं है कि दाऊद इब्राहिम के साथ काम करता था। एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को 80s 70s के टाइम में अच्छे से जानते थे। 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बहुत चीज़ें बदली, तो ऐसा नहीं है कि अली बुदेश 93 के बाद से दाऊद से नहीं मिला, उसके बाद भी मिला। कुछ वजह से ये आपसी में इनके बैर हुए, क्या हुए वो मैं नहीं कहना चाहता। तो अली बुदेश गोल्ड का बिज़नेस बहरीन में करता था, उसके संबंध बहुत साल से बबलू श्रीवास्तव के साथ है। बबलू श्रीवास्तव के दुनिया भर के बहुत सारे माफियाज़ के साथ संबंध हैं। तो जब $10 मिलियन थे, और एक तरफ का जो मैंने आपको बताया है कि हाँ हम कुछ ऐसा करके जिस देश में हम रहे हैं उसके लिए हम शायद कुछ कर दें, तो ये पूरी प्लानिंग बबलू श्रीवास्तव ने गढ़ी 2018 में। और 2018 में जब ये कहानी गढ़ी जा रही थी, तब मुझे इसका आभास हुआ था कि कुछ ना कुछ किया जा रहा है। कैसे ये नहीं बताऊंगा, ये मुझे अच्छा। पता चला था कि कुछ चीज़ प्लान कर रहे हैं। देखिए दीवार के भी कान होते हैं, जब आपके सोर्सेज होते हैं तो आपको बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं। तो फिर मैंने जनवरी में ये किताब लिखी, जिसमें बहुत सारी चेंजेस फरवरी मार्च तक लैंग्वेज के हिसाब से होते रहे, और मई 2023 में ये किताब पब्लिश हुई। ओके ऑपरेशन चाचा जान, जो अब तक की इतनी डिटेल्ड किताब हुई है। अगर आप इसके पन्ने पलट के देखेंगे तो इसमें आपको फ़ोटोग्राफ्स मिलेंगे, वीडियोग्राफ्स मिलेंगे, रेंट एग्रीमेंट की कॉपीज़ मिलेंगी, गाड़ी की आरसीज़ की कॉपी मिलेंगी, वो सब चीज़ें मिलेंगी जो शायद किताबों में नहीं छपती थी। तो मैंने एक नई तरीके से किताब देने का प्रयास किया कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के हिसाब से कह लें, या फिल्म मेकिंग के हिसाब से कह लें, या एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से कह लें, कि जब कोई इतनी रिसर्च के बाद किताब लिखता है, उसके पास जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो भी पब्लिश होनी चाहिए, वो छूटनी नहीं चाहिए। सिर्फ 4 फोटोग्राफ या 8 फोटोग्राफ पे बुक नहीं रुकनी चाहिए कि ये लोग अरेस्ट हो गए, इनका फ़ोटो ये है, उनका अरेस्ट होने से पहले का फ़ोटो ये है। क्योंकि बहुत सारे जितने हम क्राइम के, या मतलब जिसको हम नॉन फिक्शन कहते हैं, ट्रू क्राइम कहते हैं, कि जितनी हम नॉवेल्स पढ़ें तो उसमें कुछ इसी तरीके के फ़ोटोग्राफ होते हैं कि क्रिमिनल्स के फ़ोटोग्राफ से अरेस्ट होने के बाद या उससे पहले वो कैसे दिखते थे उसके फेसबुक फोटोज। फ़ोटोग्राफ्स। हाँ, बीच के फ़ोटोग्राफ्स नहीं होते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका नेटवर्क कैसा है, उनके नेटवर्क में लोग कैसे दिखते हैं, Correct. वो सब मैंने कवर किया। तो एक डिफरेंट थॉट से किताब दी, एक डिफरेंट रिटन एक लेखनी देने का प्रयास किया कि भाई जब आपके पास एविडेंस है तो उनको पब्लिश भी करिए, उनको प्रिंट भी करिए। वो सिर्फ वीडियो एविडेंस के रूप में नहीं, वो किताब में भी आ सकते हैं। राइट राइट। तो फिर हाफिज सईद का क्या हुआ, उसके ऊपर असैसिनेशन का पूछा उसके हुआ? ऊपर असैसिनेशन हुआ, और उसके किताब पढ़िएगा तो आपको और डिटेल मिलेगी। और उसको चोट भी आई, उसके कुछ बॉडीगार्ड भी लाहौर में मारे गए, उनकी डेथ, उसके फ़ोटोग्राफ मैं आपको दे दूंगा, आप चला सकते हैं। और वो हॉस्पिटल के कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने इसमें ऐड नहीं किए, अपनी डॉक्यूमेंट्री में नहीं ऐड किए थे, आई मीन एपिसोड में नहीं ऐड किए थे, वो मैं आपको दे दूंगा, जिसमें शायद उसके बेटे का भी फ़ोटो है जो अपने वो उनसे मिलने गया है। वो मुझे अपनी हार्ड ड्राइव में ढूंढने पड़ेंगे, तो वो आप ले सकते हैं और शो कर सकते हैं, अगर आपके वो कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से हैं तो मैं तो हाफिज़ सईद ज़िंदा है, लेकिन किस हाल में है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर है कि उसके हालात ठीक नहीं हैं, और पाकिस्तान ने ये बात कही कि जब उसके घर पे असासिनेट हमला हुआ उसको ख़त्म करने का, तो वो वहाँ पे नहीं था।
जबकि एक मीडिया चैनल, पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल ने ये बात कही कि जब ये बम ब्लास्ट हुआ उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की गई बबलू श्रीवास्तव के द्वारा। तब तक वहाँ पे नाम डिस्क्लोज़ नहीं हुए थे, नाम भी मैंने डिस्क्लोज़ करने शुरू किए थे जब ये हमला हो गया था कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो उस पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने ये कहा था कि यहाँ पे हाफिज़ सईद उस समय मौजूद था। ये ऑन रिकॉर्ड बाइट है, जिसको बाद में उस न्यूज़ चैनल की बाइट को सोशल मीडिया से हटाया गया, चैनल के ब्रॉडकास्ट से हटाया गया, क्योंकि पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता था कि ये किसी को भी पता चले, क्योंकि यूएन में और सब जगह उसने ये कह रखा था कि हाफिज़ सईद जेल में है, जबकि एक्चुअल में वो अपने घर में लाहौर में था। तो ये पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने वो बाइट बोली थी, और उसके बाद वो पूरी बाइट ही उड़ा दी है, वो पूरा हिस चंक ही उड़ा दिया, जहाँ पे वो आज आप ढूंढना चाहो वो कहीं नहीं मिल रहा। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता चले। आज भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और इसकी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में हाफिज़ सईद की। और हाँ, मैंने ये देखा था 2023 में शायद उनके बेटे ने इलेक्शन भी लड़ा था जो लाहौर से, जी। लेकिन वो हारा, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। और ये जनता का सूझबूझ है जो उसको नहीं चुना, नहीं तो इनकी हर एक बड़े, जब जैसे जैसे आतंकी संगठन बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे उनका फंडिंग नेटवर्क बड़ा होता है। जैसे जैसे उनका फंडिंग नेटवर्क बड़ा होता है तो वो खुद पॉलिटिक्स में आना शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। यही चीज़ माफिया के साथ होती है। एक छोटा माफिया जब है वो बड़ा माफिया बनता है, जब उसने एक सीढ़ी जब टॉप पे पहुंच जाता है तो वो पॉलिटिक्स में आ जाता है, क्योंकि उसके पास फंड्स बहुत होते हैं। तो वो सोशल एक्टिविटीज़ करनी शुरू करता है, वो दिखाना शुरू करता है कि मैं बदल रहा हूँ, फिर वो इलेक्शन लड़ता है और कई बार जीतता भी है। ये ट्रेंड है। इससे मुझे पता क्या याद आ रहा है, पैलेस्टीनियन जो पूरा चल रहा है, द होल थिंग विच इज़ हैपनिंग है ना, अब वो कुछ लोग हमास को कंसिडर कर रहे हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट पैलेस्टीनियंस एट सम प्लेस आल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट? देखो, पैलेस्टाइन के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि पैलेस्टाइन में कभी गया नहीं, और वहाँ की राजनीति क्या है, वहाँ का क्या सिस्टम है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी वॉर, चाहे दो कंट्रीज़ आपस में मिलकर लड़ें या दो कम्युनिटीज़ आपस में मिलकर लड़ें या दो भाई मिलकर लड़ें, मैं कभी वॉर को सपोर्ट नहीं करता। पैलेस्टाइन के जो हमास है, अगर वो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है तो मैं उसको आतंकवादी ही मानूंगा। मैं उसके साथ ये नहीं कहूँगा कि हामस जो है वो आतंकवादी है या नहीं है, उसमें मेरा कोई थॉट नहीं है। जब यूएनसी कह रही है तो भाई सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है तो वो है। सिक्योरिटी काउंसिल को हाफिज़ सईद ने आतंकी माना तो दुनिया हमारे साथ तो बम ब्लास्ट कर रहा है तो हम तो मान ही रहे हैं, लेकिन जब इसको यूएनसी ने आतंकी घोषित किया, इसके ऊपर इनाम रखा, तब जाके और कंट्रीज़ ने इसको आतंकवादी घोषित किया। उससे पहले तो इसको नहीं घोषित कर रहे थे। जब उस दूसरी कंट्रीज़ का दबाव पड़ा तो इसके ऊपर केस चला तो इसको जेल में डाला। जेल तो नाम के लिए डाला, जबकि असल में वो घर पे ही रह रहा था। करेक्ट। अब इस पे भी प्रॉब्लली आ सकता है कम्युनिटी गाइडलाइंस पर। आपको क्या लगता है कि जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने, इंडिया ने भी और चाइना ने भी हाफिज़ सईद को एक्स्ट्राडिट करने के लिए चाइना बोला क्यों करना चाहेगा? मैंने न्यूज़ में देखा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। चाइना उसको क्यों एक्स्ट्राडाइट करेगा? कि उसको एक्स्ट्राडाइट करके वापस दो इधर हमें। इंडिया तो चाहेगा क्योंकि इंडिया में ये वांटेड है। इंडिया में इसको हम एक्स्ट्राडाइट कराना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं तो कि पाकिस्तान क्यों नहीं देगा? एक क्यों देगा पाकिस्तान? क्यों देगा? उसका एसेट है। यूएन ने बोल दिया कि टेररिस्ट उसका एसेट है। हमने अपने यहाँ अरेस्ट करके सजा दे रहे हैं। हम भी अपने यहाँ सजा उसका वो सीधे कह रहा है ना कि हम आपको उसको सजा दिलवानी है, हम दे रहे हैं सजा। 5 साल की सजा दी है। वो कह 15 साल की सजा दे, वो तो कह रहे हैं कि हम सजा दे रहे हैं। वो आपको सजा दिलवानी है, तो वो क्यों दे? उसके लिए वो असेट है। ही इज़ अ असेट। वो देखिए, पाकिस्तान एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारे अनस्टेबिलिटी चाहता है। करेक्ट। अनस्टेबिलिटी के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो हाफिज़ सईद हो गया या सैयद सलालुद्दीन हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ। तो वो उनको क्यों समय देगा? मौलाना मसूद अज़हर को भी तो पाकिस्तान के हेल्प से ही वो हाईजैक किया था IC-814 814 राइट, कंधार उसको लेके गए थे।
तब कंधार में तालिबान की, आई थिंक तालिबान ही था उस समय भी, आई थिंक ये 99 या 2000 की बात है। ये नहीं याद। हमारे यहाँ मौलाना मसूद अज़हर को जेल में रखा गया था Correct. और मजबूरी में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, उन्होंने छोड़ा। पब्लिक का प्रेशर बहुत था और पार्टीज़ का भी प्रेशर था या नहीं मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पब्लिक का प्रेशर बहुत था क्योंकि जिनके लोग वहाँ बैठे हुए थे वो बहुत दबाव बना रहे थे। और तो सरकार ने मजबूरी में मौलाना मसूद अज़हर को छोड़ा और मौलाना मसूद अज़हर के छोड़ने के 2 साल बाद ही पार्लियामेंट पे हमला हुआ। अगर मौलाना मसूद अज़हर यहाँ होता तो शायद पार्लियामेंट पे उतना बड़ा हमला भी नहीं होता। तो ये तो उनके लिए एसेट है, तो वो अपने एसेट को क्यों देंगे हिंदुस्तान को? True. इस पॉइंट से भी तो सोचिए ना, हमारे लिए वो क्रिमिनल है लेकिन उनके लिए तो वो एसेट है। राइट ओके, ये तो बहुत सारा हो गया टू ब्रेनस्टॉर्म, बट मेरे को एक और क्वेश्चन था। जैसे आपने भी बताया कि रॉ कैसे वर्क करती है, दैट इज़ नॉट हाउ फिक्शनली हम देखते हैं उसको, बट हम एक नैरेटिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी देखते हैं फिक्शनली, कि वो ऐसे लोगों को रिक्रूट करती है, ऐसे लोग स्लीपर सेल्स बन के रहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं। तो इज़ दैट ऑल्सो जस्ट फिक्शनल? देखो नहीं, बहुत चीज़ें मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बता सकता हूँ कि किस तरीके से वो लोगों को रिक्रूट करते हैं। पहला माइंड वॉश, राइट, सबसे बड़ा है माइंड वॉश। माइंड वॉश वो किस तरीके से करते हैं, कई तरीके होते हैं। जब आपका माइंड वॉश हो गया वो आपको यूज़ करते हैं, फिर वो जो उनके साथ जुड़ा रहता है उस सैलरीज भी मिलती हैं, ओके, बहुत चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, तो वो एक तरीके से उनके सैनिक होते हैं। तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनका बहुत सारा वर्क जो है बहुत सारी चीज़ों पे चलता है। इनका जो अर्निंग है वो पैसे की, या तो एक्सटॉर्शन है, स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं नाम गिनाने शुरू करूं तो बहुत कुछ है। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत तरीके से वर्क करती हैं। अगर आप उस पर कहोगे तो मैं एक अलग से आपको एपिसोड बना के दूंगा कि हाउ दे वर्क, हाउ दे रिक्रूट, और वीडियोस के साथ दूंगा, विद प्रूफ दूंगा। ओके, मेरे पे पूरा डाटा रखा है। राइट, तो राइट, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे हैव द डिफरेंट आइडियोलॉजी। वो आपको टारगेट करेंगे कि अगर आपकी आइडियोलॉजी उनसे 1.1% भी आप उससे कहीं मैच पिंच कर रहे हैं तो, और वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे वर्क करते हैं। जो उनका स्लीपर सेल है वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे वर्क करता है। वो मुझ जैसे 40 साल के इंसान को नहीं पकड़ेगा, आप जैसे 20 साल के इंसान को नहीं पकड़ेगा, जिसके अंदर थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो जाती है, पढ़ लिख लेता है, उसको टारगेट करना इतना आसान नहीं होता। तो नेक्स्ट आते हैं मुंबई पे। देयर इज अनदर बुक जो आपने लिखी है अबाउट मुंबई माफिया। आई थिंक वो बहुत ऑलरेडी मूवीज़ और सीरीज़ में एक्सप्लॉइटेड है, बट आई ऑनेस्टली वांट टू नो योर पर्सनल टेक ऑन इट, कि जितना वो दिखाया जाता है, एक तरह से ग्लोरीफाई भी किया जाता है, इज़ इट दैट इन्वॉल्व राइट नाउ इन इंडिया? जैसे कहते हैं कि अभी भी बॉलीवुड में पकड़ है, यू नो, उस देखो, माफिया मैं की। पकड़ की बात तो नहीं कह सकता कि है या नहीं, क्योंकि अगर पकड़ होती तो मैं शायद किताबें भी नहीं लिख पाता। राइट, हाँ, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हो, वो किसके साथ हो ये मैं नहीं कह सकता। पकड़ के कई सेंस होते हैं कि या तो डर के पकड़ है या बिजनेस सेंस में है। तो जब भी मैंने जैसे कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि जब भी माफिया बड़ा होता है उसके बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ते चले जाते हैं और वो एक वाइट कॉलर में चला जाता है। तो अगर ये नहीं है कि सिर्फ मुंबई में का माफिया हो सकता है, कि इंग्लिश माफिया, अमेरिकन माफिया, अफ्रीकन माफिया, रशियन माफिया, ये लोग भी किसी ना किसी फिल्म इंडस्ट्री में हों, लेकिन इसके ऐसे एज सच कोई प्रूफ नहीं मिले हैं कि 2 प्रोड्यूसर जो है किसी माफिया के साथ दिख रहे हों। हो सकता है माफिया इन्वेस्ट कर रहा हो लेकिन किसी लीगल वे से कर रहा हो, उसको पकड़ने का इतना आसान नहीं है, या उसको एक्सपोज करना उतना आसान नहीं है। रही बात मेरी किताब की, जिसका पूरा टाइटल है क्राइम लॉर्ड्स ट्रेल बॉम्बे टू बैंकॉक, ये इंग्लिश में है। इसका है, ये एक्चुअली मैं लिखी हिंदी में गई थी लेकिन फिर इसको ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में। जो इसका हिंदी का नाम था बॉम्बे टू बैंकॉक, राजन और रोहित। तो ये राजन से यहाँ पे छोटा राजन से मतलब है, जिसको किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है।
सब जानते हैं कि मुंबई माफिया में दाऊद इब्राहिम के और छोटा राजन, ये दो लोग, और इनके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई, चाहे राम गोपाल वर्मा ने बनाई हो या फिर कोई किसी और ने बनाई हो, लेकिन इन्हीं दो लोगों को सेंटर में लेके फिल्म्स बनी हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि इनके साथ काम करने वाले भी बहुत लोग होते हैं और इनके ग्रुप को चलाने वाले बहुत लोग होते हैं। तो ये एक फेसेस थे, इन्हीं के ऊपर बनी। तो मेरी जो कहानी है वो राजन के साथ वाले रोहित वर्मा पे है, जिसका असली नाम था धर्मेंद्र पांडे, जिसको घर में सब बब्बू कहते थे। धर्मेंद्र पांडे अर्थात बब्बू उर्फ रोहित वर्मा, ये वही व्यक्ति है जब 2000 में बैंकॉक में छोटा राजन के ऊपर छोटा शकील ने हमला करवाया था, शूटिंग हुई थी जिसमें राजन के 3 या 4 गोली पता नहीं कितनी लगी थी, और उसको बचाने के चक्कर में रोहित वर्मा मर गया था। तो रोहित वर्मा के ऊपर किसी ने कहानी नहीं की कि रोहित वर्मा कौन था, कहाँ से आया, वो क्यों राजन का इतना खास था, और क्यों राजन उसके घर में रहता था बैंकॉक में या हांगकांग में जब ये लोग जाते थे, या मलेशिया जाते थे, क्यों इतना। तो ये पूरी कहानी छोटा राजन के बिज़नेस के साथ साथ उसने क्या क्या बिजनेसेस किए, क्या क्या किया, इसमें कहानी है। कुछ हिस्सा रवि पुजारी का है जिसने इन्हें धोखा दिया, और पूरी कहानी जो है वो रोहित वर्मा से शुरू होती है, रोहित वर्मा पे ख़त्म होती है। बीच में छोटा राजन का नाम आएगा, इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, उनके साथ का इन्वॉल्वमेंट आएगा, गुरु साटम का आएगा, बालू डोकरे का आएगा, रवि पुजारी का आएगा, रवि पुजारी की फैमिली का भी इन्वॉल्व का नाम आएगा, उसकी वाइफ का भी आएगा कि उसने फेक पासपोर्ट पे ट्रैवल की थी। तो ये सारी चीज़ें जो कहानी है क्राइम लॉस्ट ट्रेल बॉम्बे टू बैंकॉक, तो ये पूरी है कि बॉम्बे से लेके बैंकॉक तक की जर्नी क्या थी, क्या क्या कहाँ कहाँ गए, बॉम्बे से निकले कहाँ गए, वहाँ से निकले कहाँ गए, नेपाल में कितने टाइम रहे, नेपाल में किससे शादी की, किस तरीके से शादी हुई, कौन से पीसीओ से फ़ोन करते थे, उस पीसीओ पे बिल कितना आता था, नेपाल में एयरलाइन डालने की तैयारी थी छोटा राजन की रोहित वर्मा के साथ मिलके, उसके बारे में है। तो इसमें पूरी एक वो जर्नी दिखाई है बॉम्बे से बैंकॉक। ये वो कहानी नहीं है कि जो सिर्फ दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन तक सीमित हो, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने छोटा राजन को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अब छोटा राजन जान देने उस समय जब जान दी थी तो उसकी वाइफ भी वहीं थी, रोहित वर्मा की, और उसकी बेटी उस समय 1 साल की थी, यानी शायद कुछ महीने की थी, हाँ, और वो वहीं थे। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे जिनके आपने नाम शायद कभी सुने नहीं होंगे, उनके पूरी डिटेल के साथ है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था। राइट, हमने रोहित वर्मा का ही नहीं सुना है कभी। हाँ, रोहित वर्मा अगर आप गूगल करोगे बहुत सारी न्यूज़ में था कि कहानी ये आती थी कि सितंबर 2000 में छोटा शकील ने अपने कुछ शूटर्स भेज के बैंकॉक में गोलियां चलाई थी, और उसमें छोटा राजन घायल हो गया और उसका एक खास सिपा सलार रोहित वर्मा मर गया। बस रोहित वर्मा का नाम वहाँ तक आता है कि वो मर गया, और फिर उसके बाद पूरी कहानी हर न्यूज़ रिपोर्ट में या न्यूज़ एपिसोड में, यहाँ तक कि जो एपिसोड्स बनते हैं क्राइम में, वो उतने नाम के बाद आके राजन के ऊपर आ जाती थी कि उसको हॉस्पिटल में रखा गया, फिर वो हॉस्पिटल से भागा, हॉस्पिटल से भागने के बाद वो यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, ये सब कहानियाँ चलती हैं, लेकिन रोहित वर्मा की कहानी नहीं आती है। उसके बाद जो जहाँ तक मुझे पता है कि जब उसको गोली लगी थी बैंकॉक में, उसको अस्पताल में इलाज हुआ, अस्पताल से वो निकल के जो है नीचे जो है वहाँ पे संतोष शेट्टी ने ये सारा व्यवस्था की थी उसे भगाने की। वहाँ से ये जो हैं पोई पैट कंबोडिया के बॉर्डर के पास पहुँचे, वहाँ से ये फनम फैन रहे, फनम फैन में फनम पैम कह रहा हूँ, सॉरी, आई एम रॉन्ग, दूसरा अंकोर वाट का जो एरिया है जहाँ पे अंकोर वाट है, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो एक टाउन है, एक शहर है जहाँ पे अंकोर वाट एक बहुत बड़ा टेम्पल है, सियाम रीप। तो ये छोटा राजन बैंकॉक से निकल के भागने के बाद कंबोडिया के सियाम रीप में गया था। सियाम रीप में
ये कुछ दिन रहा और कुछ टाइम के लिए ये शायद कहीं घूमने निकला था, तो उस घर में चोरी भी हो गई थी, उस घर में जिस घर में छोटा राजन रहता था कंबोडिया में। मैं वो घर भी देख के आया, कंबोडिया में गया था मैं ओके 2016 में एक सीरीज़ की तैयारी कर रहा था, तो मैं वो देख के भी आया। और उसी समय मैंने छोटा शकील का 1.5 घंटे का इंटरव्यू भी किया था 2016 में, जो अब शायद 3 मिलियन के आसपास उसके व्यूज़ हैं और पता नहीं कितने हज़ार घंटे देखा जा चुका है। तो मैं वो श्याम रीप का वो घर तक देख के आया था छोटा राजन का, जिसमें चोरी हुई थी। छोटा राजन वहाँ से निकला था किसी काम के लिए या कुछ हुआ था, कि जैसा भी है, ज़्यादा इंटरनल नहीं जाऊँगा। उस घर में बाकायदा चोरी हो गई थी, बाद में चोर घुस के आ गए थे, और शायद अगर उस दिन छोटा राजन मिल जाता तो वो शायद चोरी उसको अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर हमला भी कर सकते थे। तो ऐसे ऐसे किस्से बहुत हैं जो मैंने इस किताब में बहुत डिटेल्ड में कवर किए हैं, कि ये पूरी जर्नी दिखाई थी। जिस पे एक और किताब पे मैं वर्क कर रहा हूँ, वो डिफरेंट करंट के माफिया के ऊपर है, ओके जो मैं अभी लिखनी शुरू की थी लेकिन किसी वजह से कहीं बीच में अटकी हुई है, कि बीच बीच में मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट करनी होती हैं। तो उसके लिए मैं कुछ एक कंट्री अभी ट्रैवल कर रहा था एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो मेरा एक ये क्वेश्चन भी था, मतलब ऑब्वियसली जब आप इसको इन चीज़ों को कवर कर रहे हो तो थ्रेट तो है ही, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। आपने मुझे बताया भी कि आपका किसी हिट लिस्ट पे नाम था। तो हाउ डू यू कीप दैट थिंग असाइड, दैट फियर असाइड ऑफ थ्रेट एंड स्टिल कंटिन्यू टू? देखो, फियर तो किस में नहीं है, सड़क चल रहे हो आप, टक्कर लग जाए, बट ये फियर तो बहुत ऑब्वियस है ना। आप मेडिसिन खा रहे हो, मेडिसिन फेल हो जाए, वो भी फियर है। तो फियर की कोई परिभाषा या कई अंत नहीं है। फियर हर चीज़ में है। हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, भूकंप आ जाए वो भी फियर है। एम राइट? ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, ना आए तो अच्छी बात है, लेकिन एक फियर है। आदमी सड़क पे चल रहा है, बस चल रही है, अब कैसी चल रही है, कोई लहराता हुआ मोटरसाइकिल से आपके सामने जा रहा है, फियर हर जगह है, ऐसा नहीं है। लेकिन फियर से ओवरकम करना पड़ेगा। राइट आप उसको जिस तरीके से टैकल करना चाहते हैं, आप उसको डेली रूटीन बना लेंगे। तो जैसे आप सड़क पे चलते हैं, एक बस आपके बगल से निकल जाती है, क्या कहते हो, अरे ये तो इनका रोज का है, ऐसे ही चलाएंगे, ये नहीं सुधर सकते। तो मैं भी यही कहता हूँ कि धमकी ओके देंगे साले का इनका काम है देते रहे। आप कुछ कॉल्स हैं यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जिसमें मेरी एक आदत है, अगर कोई मुझे धमकाता है तो मैं उसके पीछे और पढ़ता हूँ और उसको नंगा करता हूँ, उसके ग्रुप वालों को और नंगा करता हूँ। तो मुझे एक बार धमकाया, टाइगर मेमन के नाम पे धमकाया कि तुम ओके टाइगर भाई का। तो मैंने उसको पहले तो सुना, फिर थोड़ी देर बाद जब मेरा पारा हुआ तो मैंने जो हिंदी में गालियाँ बक सकती थी बकी। फिर मैंने उसको ये चैलेंज दिया, मैंने कहा, बोले मैं तुझे 48 मतलब 1 हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा। हाँ तो मैंने कहा तू 1 हफ्ते में क्या, मैं देख 48 घंटे में ऐसा एपिसोड करूँगा कि तू देखता रहेगा। और फिर मैंने टाइगर मेमन के घर की वीडियोज़ डालनी शुरू की। मैंने CIA के पेपर्स डालने शुरू किए कि उसको CIA ने किस तरीके से हिट लिस्ट किया। फिर मैंने जो इस समय जो रिसेंटली फ़ोटोग्राफ मैंने दिया है, वो कोरोना के से पहले का है। वो फ़ोटोग्राफ मैंने पब्लिश किया था, उसके दैट इज़ इन 2023 में। लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ टाइगर मेमन का मैंने पब्लिश किया था। उसके 1 साल बाद सारे न्यूज़ चैनल, इंडिया टुडे, आई थिंक टुडे ग्रुप, एक्सक्लूसिव ऑन, ओके हाँ, वो फ़ोटो उन्हें भी कहीं से मिल गई होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन 1 साल पहले मैं कर चुका था। और उनके वीडियो के कमेंट पे था कि ये तो अंबर शर्मा मोगली बाबा तुमसे 1 साल पहले दिखा चुका है, तुम इसको एक्सक्लूसिव क्या कह रहे वाओ हो। तो जो मेरे पीछे पड़ता है, जो मुझे गाली देता है, तो पहले तो मैं उसे प्यार से समझाता हूँ, देख ज़बरदस्ती उंगली मत कर। और फिर मुझे मालूम है ये इनका काम है, फिर मैं अपना काम दिखाता हूँ, फिर मैं उनके पीछे और हाथ धो के पड़ता हूँ। ये तो अलग वो है थोड़ा ट्रेट, वरना लोग या तो चुप कर जाते हैं, नहीं बोलते उस नहीं, बारे में वो यार। मेरा है कि मेरा ये है कि अगर कोई मुझे एक मारेगा, मैं साले को 4 मारूंगा। ओके गांधी जी की योजना। नहीं, जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ आप मुझे कहिए। जैसे एक माफिया है, गैंगस्टर है, इंडिया में मोस्ट वांटेड है, रेड कॉर्नर नोटिस है, मुंबई माफिया से रिलेटेड है, छोटा राजन ग्रुप का मेंबर रहा है, विजय शेट्टी, जिसको विक्की शेट्टी कहते हैं। विक्की शेट्टी के बारे में मैंने एक दास्तान में एक एपिसोड किया था, और उसमें मैंने कुछ चीज़ें बोली थी जो उसको पसंद नहीं आई। और उसके बाद विक्की ने मुझे फ़ोन किया, मेरा नंबर कहीं से लेके, मुझसे, उसने गुस्से में था इसमें भी, लेकिन उसने मुझे प्यार से बात की। बोले कौन, शर्मा जी? मैंने कहा हाँ जी। बोले मैं विजय शेट्टी, आपने मेरे पे एपिसोड किया, उसमें आपने मुझे एक चीज़ पे मुझे दिक्कत है, ये बात आपको किसने बोली? मैंने कहा यार मेरे 50 लोग हैं मुझे बात
करने गए, इस चीज़ को पता करने गए, बोले नहीं ये जो आपने कहा है ये गलत है। अच्छा। आपको जो ये बताया है आपने रीचेक नहीं किया। मैंने कहा अगर तुम्हें मेरा नंबर किसी ने दिया है तो वो मुझे जानता होगा और उसको भी ये पता होगा। मैं कोई भी चीज़ जो है रीचेक करके करता हूँ। मैं कभी ये नहीं कह देखता कि वो जो लोग कहते हैं कि कौवा कान ले गया, वो कौवे के पीछे दौड़ते हैं। मैं पहले कान देखता हूँ फिर कौवा देखता हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अगर तुम्हें लगता है गलत है तो तुम अपनी बात कहो। और उसने मुझसे बड़े प्यार से बात की। उसने भी मुझसे कहा, एग्जाम्पल दे रहा था कि मैं आपको गाली बकूँ तो कैसा लगेगा। मैंने कहा तुम दे के देखो। ओके। और वो तब से मतलब ये 4 साल पुरानी बात है। और जब भी अभी कभी भी उसको कुछ बात करनी होती है फ़ोन करता है मुझे और बहुत प्यार से बात करता है। वो एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग उस समय उसको लगी थी वो दूर हो गई। तो आपने वो एपिसोड हटाया? नहीं, ओके, वो तो वो खुद एपिसोड ही नहीं मान हटाया। गए? मैंने उससे ये कहा कि अगर तेरे को ये बात गलत लगती है तो अपना इंटरव्यू दे और इस पे बोल। वो कॉल रिकॉर्ड करके हाँ, मैं चलाता हूँ। तो दिया उन्होंने इंटरव्यू? बोला मैं 5 मिनट में फ़ोन करूँगा तो आप रिकॉर्ड करिएगा। मैंने कहा ठीक। 5 मिनट बाद फ़ोन आया, मैंने उसका इंटरव्यू किया। बोले आपने ये जो बोला है गलत बोला है, ये जो है आपको जिसने बताया उसने उसको मेरे सामने ला के खड़े। वो इंटरव्यू मैंने चलाया। ओके। उसको अपनी बात कहनी थी, उसने कही, मैंने सुनी। हम्म। मैंने उसको, हाँ ये क्या हो कि मेरे थ्रू उसको एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी जो उसके बारे में। आप मार्केट में बहुत चीज़ें चलाई जाती हैं, होता है। राइट। माफिया इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। इसमें आप करेक्ट। जितना घुसते जाओगे उतना आप के को लगता चला जाएगा जो हम फिल्मों में देखते हैं उससे बहुत डिफरेंट है। कैसे? बहुत डिफरेंट है। जो आप रॉ के बारे में सुनते हो, रॉ ऐसे वर्क नहीं करती। हम्म। जो ये हाफिज़ सईद के ऊपर बबलू श्रीवास्तव ने जो प्लानिंग की थी, ये इतनी बड़ी प्लानिंग थी कि कोई सोच ही नहीं सकता। इज़ इक्वलेंट टू ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के जो ख़त्म करने की प्लानिंग थी, ये इक्वलेंट टू दो दैट है। लोगों को ये समझ भी नहीं पा रहे हैं। इस पे फिल्म तो क्या, इस पे फिल्म की भी कई सीरीज़ बन सकती हैं। ये इतनी बड़ी स्टोरी थी। ये ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के मारने में कितना समय लगा था, उसमें कितना इन्होंने एसेट किए, कई लाख करोड़ों रुपए खर्च किए, करेक्ट। आदमी को वहाँ नज़र रखने के लिए रखा। ये बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने क्रिएट करके उसको ढूंढ के और फिर असासिनेट करने का। तो ये एंड हम बात भी कर रहे हैं जो हेड है एक टेररिस्ट हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का, उस उस पे तक नजर रखी पहुंचना है। बहुत बड़ी चीज़ होता करेक्ट। है। तो इन्होंने बहुत प्लानिंग की थी और ऐसी प्लानिंग करने के लिए बहुत दिमाग और बहुत पैसा चाहिए। ये मैं इस प्लानिंग को इक्वली टू ओसामा बिन लादेन की प्लानिंग पे कहता हूँ। और डेफिनेटली। लोग इस पे चाहें तो फिल्म भी बना सकते हैं, सीरीज़ भी बना सकते हैं, फिल्मों की सीरीज़ भी बना सकते हैं। इस तरीके से प्लानिंग आज तक कभी किसी भी इंडिया से किसी माफिया ने कह लो या फिर जैसे उरी हुआ था, उरी में तो सेना ने किया था। ये तो हमारे यहाँ के एक जेल गैंगस्टर ने किया, जेल से वो वो भी जेल से, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सरकारी सपोर्ट के। मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने बहुत अच्छा बहुत काम अच्छा किया। किया नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है वो अपनी केस की सज़ा काट रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है जो हमारे लिए दुखती रख है, जो हमारे लिए कैंसर है। करेक्ट। राइट। अब बबलू श्रीवास्तव ने जो किया उसके लिए उसको उम्र कैद की सज़ा मिली, वो उम्र कैद काट रहा है। हाँ, उसने जेल में रह के जिसको मारने का क्या कोशिश की, वो हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, आजकल तो लोग भारत कहते हैं, पहले तो इंडिया और हिंदुस्तान तक ही सीमित थे, अब तो भारत भारत कहने कहते लगे हैं। हैं। तो इंडिया के लिए और भारत के लिए उसने उस आदमी को मारने का प्रयास किया जो हमारे लिए कैंसर है। करेक्ट। शायद उस जैसे आपने बोला उसका ये भी हो सकता है माइंडसेट कि वो पिंच कर रहा है वो पॉइंट, वो सेंटिमेंट, है ना? देखिए देयर लॉट ऑफ थिंग्स उस पे उसका मेरे मन में या मेरे दिल में क्या है ये आप नहीं जान सकते। मैं उसको किस तरीके से, अब ये सामने कप रखा है, मैं इसको ऐसे पिच पुश कर दूं तो ये उधर पहुंच जाए या उधर पहुंच जाए, ये इसके चाल के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप इसकी चाल को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। राइट। इसके मन में, इसकी चाल में क्या है ये नहीं पता। तो हम किसी के मन का नहीं झांक सकते हैं। रिजल्ट जब आएगा तो उसके ऊपर एक टिप्पणी की जा दे सकती सकते हैं। करेक्ट। है, करेक्ट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये हमें पहले से पता था या हम Right. इसके प्रवृत्ति को जानते हैं या ये उस पॉइंट को हिट करना चाहता है, ये नहीं कह सकते हम कभी। राइट। अब बात करते हैं फेक पासपोर्ट्स की। आपकी डॉक्यूमेंट्री आई नहीं है अभी, फिर भी हम ये नहीं यार, एक्सक्लूसिव चलाएंगे। वो थोड़ा लेट करूँगा उसको, थोड़ा ओके। सा मैं फिर भी बता दे, दास्तान सीज़न
4 जो मैं लाने उसमें उसमें करने का सोचा था, लेकिन मैं उसको रोका किसी वजह से। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल। तरीका बता देता हूँ जो है, तो मेरे पास बहुत चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि फेक पासपोर्ट को मुंडी कट पासपोर्ट पहले बोलते थे। मुंडी कट। मुंडी कट, ये जो ओके 2 नंबर की भाषा है उसमें ओके मुंडी कट कहते थे पुराने ज़माने में। अब तो लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। मुंडी कट इसलिए क्योंकि पहले जो पासपोर्ट होते थे उस पर फ़ोटो चिपकते थे, राइट उस पर स्टैंपिंग होती थी, फ़ोटो चिपकते राइट थे। उसमें एक स्पेशल तरीके का गम इस्तेमाल होता था। ओके वो गम जो है वो सिर्फ ऑफिशियल्स के पास होता था। ऐसा नहीं है कि हम स्टेशनरी की पे जाके 5 रुपए वाला गम ला के उसे चिपका देने, वो गम भी स्पेशल होता था। बहुत सारे उसमें चीज़ें होती थी, तो वो गम इस्तेमाल होता था। तो क्या होता था कि जैसे आप हो, आपका पासपोर्ट किसी को मिल गया, ठीक है किसी और महिला को, उसको ट्रैवल करना है, वो वांटेड है, तो वो आपकी फ़ोटो हटा के अपनी फ़ोटो लगा के उसको ट्रैवल पासपोर्ट बना लेते थे। अच्छा उसको मुंडी कट कहते थे। उसके बाद स्कैन करने के पासपोर्ट आए जिस पे स्कैनिंग वाली इमेजेस आती थी। अब बायोमेट्रिक हो गए हैं, करेक्ट डिफरेंट तरीके के हो गए हैं, उसमें Right. चिप लगता है, वो Right. चिप आता है। बायोमेट्रिक से ये मतलब नहीं है कि उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं, वो चिप बेस्ड होता है कि अगर उसको कहीं चेक करना चाहे तो गवर्नमेंट चेक कर सकती है कि ये आदमी सेम है या नहीं है फिंगरप्रिंट के द्वारा, बैक इन कंट्री, नॉट इन पासपोर्ट सम से। अदर हाँ, हाँ जी तो अब कुछ लोग जो हैं, माफियाज जो हैं, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रात में पासपोर्ट चाहिए। उनको ऐसा पासपोर्ट नहीं चाहिए जो ओरिजिनल लगे या उन्हें लगे कि थोड़ा बहुत बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसमें आप देखेंगे कि एक ओरिजिनल पासपोर्ट के ऊपर एक फिल्म चिपकाई है। ओके वो फिल्म चिपका के उसको रात में यूज़ कर लेते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि उस पर वो पेपर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे ओरिजिनल पासपोर्ट के ऊपर, जैसे पुराने स्कैन पासपोर्ट होते थे उसके ऊपर जो होता था, उसी के ऊपर एक फिल्म चिपकाई जाती थी। अच्छा वो आपको दूंगा, वो कैसे उतार के दिखा रहा है वो फिल्म, हाँ। आपको उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा। वो अभी तक कहीं नहीं दिया है, वो आपको एक्सक्लूसिवली मिल रहा है। तो वो क्या है कि वो फिल्म चिपका देते थे रात में, इतनी गौर से कोई पासपोर्ट दिखता भी नहीं था, तो वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल आप हांगकांग में हैं, हांगकांग से आपको चाइना में नहीं, सॉरी चाइना का पार्ट, जैसे चाइना में है, आपको कंबोडिया घुसना है, लाओस घुसना है जो बॉर्डर से मिलता है, या वियतनाम घुसना है फॉर एग्जांपल, तो आपने वियतनाम में रात में बॉर्डर, इवनिंग के टाइम, जब बॉर्डर 24 घंटे तो नहीं खुलते हैं, इवनिंग के टाइम पहुँचे और आप चाइना में वांटेड हैं, तो आपने क्या किया, किसी का पासपोर्ट मिल गया, चोरी वाला पासपोर्ट कुछ ₹1000 में वहाँ के, और उस पर आपने उस आदमी से कहा इस पर एक फ़िल्म चिपका दे। इस पर भी कारीगर होते हैं, ये फेक पासपोर्ट बनाने वाले भी कारीगर होते हैं, तो वो एक फ़िल्म चिपका दी जो सस्ती वाली होती है, क्योंकि उसका बजट नहीं है खर्च करने का, उसके बाद लाखों रुपए नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है, उसको बस किसी तरह भागना है, तो ये भागने वाले पासपोर्ट्स होते हैं। तो उस पर एक फ़िल्म चिपका दी जाती है जो ईजिली रिमूवेबल होती है, और पता चल जाता है कि नीचे पासपोर्ट किसी और का है, ये फिल्म चिपकाई है। लेकिन रात में सेटिंग होती है, कुछ होता है, वो सिर्फ आईडी देखते हैं, ठप्पा लगाते हैं कि ये फला आदमी है, उसमें सिर्फ उसकी फ़ोटो चेंज होती है, नाम वाम सेम होता है। तो वो आपको जो मैं वीडियो दूंगा वो फिल्म छुटाने की 15-20 सेकंड की वीडियो है, कि वो छुटा के दिखा रहे हैं कि ये फिल्म चिपकाई गई है। तो वो पासपोर्ट्स यूज़ होते हैं बॉर्डर क्रॉस के लिए। फिर बहुत ही अच्छे अच्छे पासपोर्ट्स भी बनते हैं, जिसके बारे में फिर कभी बात करूंगा, जो मेरी डॉक्यूमेंट्री के का हिस्सा है, जिसको मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये एक पासपोर्ट का बता दिया, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अमेजिंग। बट ये आपको कैसे फैसिनेट किया कि आपको इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करनी है कि फेक पासपोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं? दुनिया में सब कुछ फेक है। आप जो पर्स ले रहे हो वो भी फेक आ रहे हैं। लोग लुई विटॉन की घड़ी पहन के घूमते हैं, वो भी फेक होती है कई बार। लुई विटॉन के मैं तो ये देखता हूँ, जितना लुई विटॉन का प्रोडक्शन नहीं है उससे ज़्यादा तो लोगों के बैग लुई विटॉन के हाथ में घूम रहे हैं। तो और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो बन के आ रहे हैं। तो जब अगर बैग बन सकता है तो दुनिया में पासपोर्ट्स की भी ज़रूरत है, करेंसी की भी ज़रूरत है। करेंसी भी फेक छपती है, करेंसी भी तो छपती होगी फिर। डॉलर भी फेक छपता है, यूरो भी फेक छपता है, काउंटरफेट, जिसको फेक नहीं काउंटरफेट कहते हैं, वैसे ही पाउंड भी प्रिंट होता है। दुनिया में हर चीज़ का ऑप्शन है। दुनिया में क्विक मनी कमाना है तो आप क्राइम में करेंगे, और क्राइम में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो काउंटरफिट एक इंडस्ट्री है, चाहे उसमें आप बैग को काउंट कर लें या करेंसी काउंट कर लें। करेंसी बहुत सस्ती पड़ती है, जब सस्ती पड़ती है तो लोग उसको छापते हैं, ऑफसेट करके छापते हैं।
तो बहुत सारी Right. चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत सारे कारीगर पड़े हुए हैं, इनको कार कारीगर कहते हैं। ट्रू ट्रू दैट। अच्छा, अब मैं वापस आती हूँ वाइल्ड लाइफ पे। तो आपका कोई ऐसा एनकाउंटर रहा है किसी एनिमल के साथ जिसमें आपको एक्चुअल में डर लगा हो? नहीं, डर कभी नहीं लगा। हाँ, एक बार कह सकते हो कि थोड़ा सा घबराहट जरूर हुई थी, ओके। कि शायद कान्हा की बात है कि हम एक टाइगर को फॉलो कर रहे थे हम्म। और सामने वो हमें टाइगर दिख गया। हम उसके थोड़े से नज़दीक थे, फोटोग्राफी करने लगे। हाँ, और वो माँ थी, मुझे हमें नहीं पता था कि उसके पीछे, हमारी गाड़ी के पीछे उसके 3 बच्चे भी आ रहे हैं। अच्छा। तो उसने हम पे चार्ज किया था बच्चों के चक्कर में, और वो इतनी लिटरली नज़दीक थी जितनी दूर थे। हमें उस दिन लगा ये शायद हमारी गाड़ी में कूद जाएगी, क्योंकि बच्चे पीछे ऐसे थे कि जैसे बच्चों ने जैसे, जनरली बच्चे क्या है, एक एक साल 12-13 महीने के हों तो वो भी गाड़ियों के आसपास से निकल जाते हैं। हम्म। तो उस दिन उन्होंने अजीब सी साउंड की, तीनों बच्चों ने। ओके। वो तो माँ को ये लगा कि हम उसके बच्चे को कुछ कर रहे हैं। तो उसने, जो जनरली टाइगर जो है मॉक चार्ज करते हैं, वो उस दिन मॉक चार्ज नहीं था। वो क्या होता है? मॉक चार्ज एक कि जैसे मम्मी आपकी कहेंगे मैं मार दूंगी एक थप्पड़ हाथ दिखा के, हम्म। लेकिन वो थप्पड़ पड़ता नहीं है, वो मॉक है। हम्म। मतलब एक ओके। जेस्चर है कि ओके। तो टाइगर क्या है, जनरली टाइगरेस कई बार मॉक चार्ज करती हैं 4 कदम। टाइगरेस क्या, एलिफेंट्स, लायन, एवरी 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 एनिमल, ओके। कि वो मॉक चार्ज करता है डराने के लिए। 4 कदम आएगा, हो कर, जैसे सड़क के कुत्ते भी, स्ट्रीट डॉग्स, वो आपको कुछ करना नहीं है, उनको आप सस्पिशियस लग रहे हो तो वो आपके ऊपर दूर से भौंकेंगे बस। वहाँ करते आएंगे, 4 कदम चलेंगे, फिर पीछे को चले जाएंगे। दैट इज़ राइट। मॉक चार्ज। राइट। पीछे चले जाते हैं। तो टाइगर, हम मॉक चार्ज हमें मालूम है कि किस तरीके से होता है। तो हाँ करके 4 कदम होते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं। उस दिन वो मॉक चार्ज नहीं था, वो लिटरली इतनी पास आ गई थी। अगर वो बच्चा साइड से निकल के वो नहीं पहुंचा होता, शायद मुझे लगा था वो उस दिन गाड़ी में, तो उस दिन शायद मैं घबराहट हुई थी कि ये हो जाता है। इसमें हमारी भी गलती नहीं थी। हाँ, अगर हमें पता होता कि पीछे बच्चे हैं तो हम शायद पीछे से, ऐसे ही गाड़ी है, जैसे ये रास्ता है, ये निकलते चले गए, कहीं सड़क खाली है, थोड़ी सी आगे पे माँ दिख गई। अब ये सड़क, इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है, जंगल में तो जंगल ही होगा, बीच में ही तो सड़क होगी। तो साइड से वो इस वाले लेफ़्ट साइड से, वो शायद लेफ़्ट से आया या राइट से आया, भगवान जाने, वो ऐसे आके गाड़ी के पीछे आ गए। जंगल से निकल के वो सीधे जाके गाड़ी के आगे निकलने के बजाय वो गाड़ी के पीछे निकले। अब माँ सड़क पे ओह बैठी हुई माय थी, गॉड। हम उधर देख रहे हैं माँ को, पीछे बच्चे हरकत करने में। तो उनमें से एक आगे चला गया निकल के? वो फिर साइड से ऐसे आ गया। जब तक वो मॉक और नज़दीक आती तब तक एक बच्चा साइड। अगर बच्चों ने क्या कॉल की थी ये मुझे आज भी नहीं समझ में आया। उस दिन लिटरली लगा था कि ये गाड़ी में कूद न जाए। अच्छा, मैंने एक सुना है कि बियर्स बहुत खतरनाक होते हैं। देखो, एनिमल्स इंसान से उतना ही डरता है जितना इंसान एनिमल से डरता है। वो आपसे एक सुरक्षित दूरी बना के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि, देखो दंत कथाएं तो सब जगह चलती हैं, ऐसे तो सांप भी काट लेता है, लोग जहर निकलवाने बाबा लोगों पे ले जाते हैं। अब 100 में से 10 सांप जहरीले हैं, तो ज़रूरी नहीं जो 100 सांप भी अगर काट रहे हैं तो उसमें से 10 लोग ही जहर से हैं, 90 तो नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, दे नॉट एवरी स्नेक इज पॉइजनस। या दिस आई एम अवेयर ऑफ, बट 100 में से सिर्फ 10 है, ये मुझे नहीं। मतलब 100 सांप हैं, 100 के 100 काटे हैं, ओके। तो उसमें से 10 ही तो जहरीले होंगे जो काट रहे हैं। तो आप 100 में से 50 बाबा के पास पहुंच गए, 60 ऐसे समझो, जिसमें 50 जिंदा हो गए, 10 मर गए क्योंकि वो सांप वाले थे। तो बाबा तो, लोग क्या कहेंगे कि बाबा तो सही थे, हमारी किस्मत खराब थी, बच्चा मर गया। तो बाबा को यही नहीं पता कि सांप में जहर कौन से वो तो Right. ये डॉक्टर का काम है, बाबा का काम थोड़ी था। राइट। तो लोगों को ये, जब तक ये जानकारी नहीं होगी कि हर सांप जहरीला नहीं होता, कौन से सांप जहरीले होते हैं, उनकी पहचान, एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए जो सब में होनी चाहिए। बस ये हमारे इस पाठ्यक्रम में, मतलब क्लासेस में हमें ये शुरू कराना चाहिए गवर्नमेंट को, कि जो लेमैन नॉलेज है, जिसको कॉमन नॉलेज हम Right. कहते हैं, कि उन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाए इंसान को, कि ये चीज़ जैसे Correct. सांप है, को आप हर सांप की जानकारी मत दो, राइट। आप उन सांपों की जानकारी, पहचान करानी शुरू करा दो कि ये जहरीले हैं। तो जिनको, जब लोगों को जहरीले के सांप की पहचान हो जाएगी, तो जो नॉन पॉइजनस हैं उनको मारना बंद कर देंगे। इंसान जो है सबसे ज़्यादा सांप को इसलिए मारता है, उसे लगता है ये जहरीला है, Correct. ये मुझे काट लेगा, मार लेगा, इसलिए इसे मार दो। जब उसको ये पहचान हो जाएगी कि ये जहरीला नहीं है, इसे जाने दो, इसे रास्ता दो,
Right. तो उसे नहीं मारेगा, कम से कम एक एजुकेशन। और जब उसको ये पहचान हो जाएगी कि ये जहरीला है तो वो उससे खुद ही दूरी बना लेगा, उसको भी नहीं मारने जाएगा, तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट को ये पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए कि ये बेसिक सी जो चीज़ें हैं, जैसे फूल पत्तियों की पहचान, पेड़ की पहचान, पौधों की पहचान, एग्रीकल्चर में किस तरीके के हमारे, पॉइजनस तो इवन प्लांट्स भी होते हैं। हाँ यहाँ पे नहीं मिलते, एक Right. कुछ जगह पे मिलते हैं, खुजली वाले पेड़ मिलते हैं जिनकी पहचान कराई जा सकती है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और दिल्ली में सरकार में जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है इस समय है, पुराने वाले तो जेल में है तो जो नए वाले हैं उनसे, अगर वो सुने तो उनसे निवेदन है इसको कट करके ना रील में चलाना इतना हिस्सा कि भाई ये चीज़ें जोड़ो, जो ये Correct. बेसिक नॉलेज है, ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप पेड़ों के बारे में बताएं, एग्रीकल्चर की नॉलेज दें। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एडिडास, रीबॉक, लुई विटॉन, इन सब की नॉलेज तो बच्चों को अपने आप आ जाती है, मोबाइल की आ जाएगी, ब्रांड्स की आ जाएगी, लेकिन ये जो नॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ आधे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि गेहूं से ही दलिया बनता है, गेहूं से ही आटा बनता है, गेहूं से ही मैदा बनती है। ये मुझे नहीं लगता लोग धान और चावल को का डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि चावल जो है वो से पहले धान होता है जिसके ऊपर हस्क होती है, फिर हस्क कटने के बाद वो चावल बनता है। और चावल कितने तरीके के होते हैं, लोग बासमती करते हैं, लेकिन जो बासमती जो इस समय आता है वो 11-21 आता है, एक वैरायटी है। ऐसे ऐसे चावल की कई सारी वैरायटी हैं जिसमें मोटा चावल, पतला चावल, बासमती में भी कई कई वैरायटी हैं, पूसा की है, फिर 11-21 है, फिर एक राइस हमारे नॉर्थ ईस्ट में उगता है जिसको ब्लैक राइस कहते हैं, जिसको किंग राइस भी कहते हैं, जो बहुत कम जगह मिलता है। फिर ब्राउन राइस की खेती अब होनी शुरू हो गई है। तो यही सब जो बेसिक नॉलेज हैं जब हम बचपन से ही देंगे तो आगे जाके इंसान के जीवन चक्र में वो बहुत फ़ायदा करेंगे। राइट, लाइफ लेसन्स हैं एक तरीके ये से। लाइफ लेसन्स है। तो जैसे सांप से लोग डरते हैं जो आपने कहा, राइट तो राइट। जब उनको पॉइजनस स्नेक की पहचान हो जाएगी तो वो क्यों हर सांप को जहरीला समझेंगे। तो सही, सांप से ही मुझे याद, मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, ऑब्वियसली आप बहुत टाइम जंगल में वो करते हो, स्पेंड करते हो। मैंने बहुत ज़्यादा आजकल रील्स देखी हैं कि एनाकोंडा बहुत कॉमन हो गया है। तो एनाकोंडा हमारे यहाँ का वो ही नहीं है, स्नेक नहीं है। हाँ। इससे अमेजोन, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, इससे अमेजोन का है। हमारे यहाँ पाइथन होते हैं, रॉक पाइथन होता है, ओके। या बर्मीज पाइथन जिसको लोग कई बार जो बोलने लगते हैं। तो जबकि हमारे यहाँ सिंपल एक है कि पाइथन, अब उसको लोग एनाकोंडा बोलते हैं, कल को जेनाकोंडा बोलते हैं वो लोगों की क्योंकि एक एनाकोंडा नाम से फिल्म आई, फिर उसकी एनाकोंडा 2 आई, एनाकोंडा 5 आ जाएगी। तो जो मोटा सांप, लंबा सांप जैसे जो उसको लोग एनाकोंडा कहना शुरू कर देंगे। ट्रू। तो ये तो विजुअल्स का और फिल्म का इम्पैक्ट से लोग होते हैं। तो हमारे यहाँ एनाकोंडा नहीं मिलता। जू में आई थिंक मद्रास में क्रोकोडाइल बैंक में आई थिंक एनाकोंडा उन्होंने रखा हुआ है, ओके। जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो इंडिया में वाइल्ड में कहीं एनाकोंडा नहीं है, हमारे यहाँ पाइथन है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा एनाकोंडा होता है। एनाकोंडा इज अमेजोन के फॉरेस्ट का है। राइट। तो आपने जैसे अभी इतना, ऑब्वियसली इतने सालों से आपने बहुत सारे जंगल्स एक्सप्लोर किए होंगे, कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपके दिमाग में मतलब बहुत छपा हुआ है, सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग या कह लो, या किसी भी तरीके का ऐसा कुछ वाइल्ड मेरे तो जीवन में जितने इंसिडेंट हुए हैं, चाहे मुझे हाउस अरेस्ट कराया हो माफिया ने, या जंगल में पहली बार वाइल्ड में टाइगर देखा हो, या वाइल्ड में बर्ड्स देखी हो, मेरे लिए सभी वो एक एक्सपीरियंस है। या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एक्सपीरियंस को कम या ज़्यादा आँकूँ। मेरे लिए दोनों, मेरे लिए हर चीज़, हर मोमेंट एक एक्सपीरियंस है। मैं उसको जीता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं उसको ये नहीं कंपेयर कभी नहीं करता। लोगों के अंदर कंपेयर की आदत है, या जैसे लोग टाइगर देखते हैं, एक जगह उनके लक के माध्यम से कहीं अच्छा टाइगर दिख गया तो उन्हें लगता है कि हमेशा टाइगर यहीं दिखेगा, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार है उनको लगता है, उससे एक्सपेक्टेशन हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि दूसरे जंगल में जाते हैं, अरे हमें तो उस जंगल में बहुत बढ़िया टाइगर दिखा था। अरे तुम टाइगर देखने जंगल देखने आए हो, टाइगर तुम्हें उसमें मिला, तुम्हारी किस्मत, तुम जंगल एंजॉय करो। जंगल में टाइगर के अलावा बहुत कुछ है। तुम उस जंगल में जा रहे हो जहाँ पे 99% एयर जो है, ऑक्सीजन जो है प्योर है, जो तुम्हें शहरों में नहीं मिलती। उस ऑक्सीजन को एंजॉय करो, लंबी लंबी सांसें लो,
और फिर उसको बाहर निकालो। उसके लिए आप लोग पैसे दे के योगा करने या पार्क में कहीं जाते हैं। कुछ लोग तो मुझे बता रहे हैं कि आजकल वो एक पार्लर्स खुल गए हैं जहाँ पे प्योर ऑक्सीजन हाँ दी हाँ, वो जाती भी है। आते हैं आजकल तो, एयर हाँ प्यूरिफायर्स इतने आते हैं। तो आप वो पैसा खर्च करके एयर प्यूरिफायर जा रहे हो, फिर जंगल में जाके अरे टाइगर नहीं दिख रहा, टाइगर, अरे टाइगर के अलावा वो ऑक्सीजन तो एंजॉय कर लो जिसके लिए आप प्यूरिफायर खरीद के लाए हो। यहाँ तो फ्री में मिल रही है और वो 99% प्योर एयर है। हम्म। 10 दिन वहाँ लंबी लंबी सांसें लो, खुश बट रहो। डेंजरस भी तो है ऐसे रहना। कहाँ, किसने कहा? वाइल्ड एनिमल्स होते तो हैं डेंजरस। पता नहीं, हमें तो मिले नहीं ऐसे डेंजरस। हमें तो मतलब ये इंसान ज़्यादा डेंजरस लगता है। ओके, पर ये मेरा एक लेमन पर्सपेक्टिव है ये, मेरे हिसाब से मेरा, कि आई थिंक कॉमन इंसान को लगते ही हैं वाइल्ड एनिमल्स डेंजरस। देखिए, जिस चीज़ से आदमी को शुरू, जैसे मैं इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया सा देता हूँ आपको। अभी बैठे बैठे आपने कहा तो याद आ गया दिमाग में मेरे, कि बचपन में बच्चे को रात में कहो कि बेटा इधर मत जाना, भूत रहता है, इधर मत जाना, भूत उसको ज़िंदगी भर उस रास्ते में भूत ही दिखेगा, चाहे हो नहीं। तो यही चीज़ है कि जंगली जानवर, हाँ मैं ये नहीं कह भाई उनको गले लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनसे एक सेफ डिस्टेंस रखिए, उनको ऑब्जर्व करिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। आप उनको जब एक बार समझने लगोगे तो वो आप उसी तरीके से रिएक्ट करोगे। दैट्स ट्रू। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको जाके गले लगाइए वाइल्ड एनिमल्स को, नहीं। वो उनको वाइल्ड ही रहने दीजिए, एक सर्टेन डिस्टेंस रखिए, डिस्टेंस से ऑब्जर्व करिए, जंगल को एंजॉय करिए, नेचर को एंजॉय करिए, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग को एंजॉय करिए। सिर्फ टाइगर तक सीमित नहीं रहिए कि हम टाइगर, कॉर्बेट जाना है तो टाइगर देखना है, कान्हा जाना है तो टाइगर देखना है, रणथंभौर जाना है तो टाइगर देखना है। नहीं, टाइगर के अलावा भी है। मैं वही कह रहा हूँ कि पैसा दे के आप ऑक्सीजन खरीद रहे हो, जंगल जा रहे हो, आपको कुदरत फ्री की 99% एयर दे रही है प्योर, उसको एंजॉय करो। टाइगर तो दिखा तो दिखा, नहीं दिखा तो एयर तो आपको मिल रही है, और जानवर मिल रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं। मेरी फेवरेट है टिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर, ओके। बहुत सुंदर बर्ड है। फिर एक मेरी दूसरी बर्ड है लीफ बर्ड, जिसको मुझे बहुत पसंद है देखने में। बहुत सारी सुंदर सुंदर बर्ड हैं इस देश में, इतनी इतनी सुंदर कलर की चिड़ियाँ हैं इस देश में, क्या दुनिया भर में। आप उनको भी देखिए, उनको भी इंजॉय करिए। मौका, बहुत सारी चिड़ियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, कल को वो देखने मिले नहीं मिले। टाइगर तो बड़ा है, दिख जाएगा, बाकी चीज़ें भी हैं, देखिए उन्हें। Right. Amazing. So with this, I think I'll end this shoot here. I'll end this episode. Thank you so much for coming here, Thank you. sparing your time and giving us so much correct knowledge as well, and so much interesting knowledge as well. Thank you so much for your time. Thank you for having me. you. Thank you.